आई एम लेवलिंग अप टू क्विकली। अध्याय 221। शुरू से ही जू वुयान ने जानबूझकर ज़ेन ज़ुओनियन को नहीं मारा था। अगर ज़ेन ज़ुओनियन उसे मारना नहीं चाहता तो जू वुयान उसे नहीं मारता। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह ज़ेन क्लैन और जू क्लैन के बीच लड़ाई का कारण बन जाएगा। ज़ेन ज़ुओनियन दोनों क्लैन के बीच लड़ाई में मरने वाला पहला फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर था। जू वयांग को सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। ज़ेन वयांग की बात करें तो वह जू वयांग समेत लोगों की हत्या करने और उन्हें मारने के लिए पहले ही हुआन पीक में घुस चुका था। जू वयांग को यकीन नहीं था कि अगर ज़ेन वयांग उसे देख लेता तो वह उसे नहीं मार देता। अगर जू वुयान ने उसे पहले नहीं खोजा होता तो शायद ज़ेन वयांग उसे खोज लेता। उस समय ज़ेन वयांग उसे ज़रूर मार देता। इसके अलावा ज़ेन वयांग ने इतने सारे खजाने और अमृत चुरा लिए थे जिससे जू वयांग को खजाने के लिए उसे मारना पड़ा। इसलिए जू वयांग के पास कोई चारा नहीं था। हालांकि जू वुयान को उम्मीद नहीं थी कि ज़ेन वयांग जैन और जू कबीलों के बीच झगड़े को और बढ़ा देगा, जिससे दोनों कबीलों को एक दूसरे पर शक होने लगेगा और वे एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। जू वयांग को भी लगा कि उसके साथ गलत हुआ है। शुरू में उसका ऐसा मतलब नहीं था। तीसरी बार यह जू वानवान की गलती नहीं थी। उसकी बड़ी चाची जू वानजी, जो उससे प्यार करती थी और उसकी रक्षा करती थी, उसे पूरे ज़ेन परिवार ने खत्म कर दिया। कोई भी हिम्मत वाला आदमी कातिल को नहीं छोड़ेगा। जू वानवान ने वही किया जो एक आदमी को करना चाहिए। जहां तक इस वजह से जैन कबीले और जू कबीले के बीच लड़ाई भड़काने की बात है तो जू वानहाओ को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है। इन तीन घटनाओं के बाद एक बड़ा युद्ध होना ही था। जैन कबीला और जू कबीला मरने तक लड़ेंगे। जहां तक जू वुयान का बदला लेना और इस मौके का फ़ायदा उठाकर कुछ पर्सनल फ़ायदा उठाने की बात है तो ये बस सुविधा की बात थी। इसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। आखिरकार अगर बाद में कोई मामला नहीं होता तो युद्ध जारी रहता। बस बात यह थी कि यह इतनी जल्दी बिगड़ न जाए। जू वुयान ने उन्हें गॉर्डियन गांठ को तोड़ने में मदद की थी ताकि वे जल्द से जल्द युद्ध खत्म कर सकें और विजेता का पता लगा सकें। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंड एल्डर ओयांगमिंग इस समय अकेलेपन से बाहर आएंगे। ज़ेन कबीले और अलग अलग सरनेम की सेनाओं का सामना करते हुए जू कबीले ने ऐसा बर्ताव किया जैसे वे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। उन्होंने सभी कल्टीवेटर को इकट्ठा किया और ज़ेन कबीले और अलग अलग सरनेम की सेनाओं का विरोध करने के लिए रेड क्लाउड पीक के प्रोटेक्टिव माउंटेन एरे का इस्तेमाल एक रुकावट के तौर पर किया। लड़ाई से पहले एल्डर झू देटोंग, दूसरे एल्डर झू किंगफेंग और दूसरों ने जंग का ऐलान किया और अपने सभी कबीले के लोगों से मरते दम तक लड़ने को कहा। हालांकि मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि कातिल कौन है और वह हमें नुकसान पहुंचा रहा है या हमारी मदद कर रहा है, लेकिन बात यहां तक आ गई है। हमारा जू कबीला साफ तौर पर जिंदगी और मौत के एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। आप या तो विरोध कर सकते हैं और मरते दम तक लड़ सकते हैं, या आप सरेंडर कर सकते हैं और मारे जाने का इंतजार कर सकते हैं। सभी को पता होना चाहिए कि क्या चुनना है, इसलिए मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ज़ेन क्लैन और अलग अलग ग्रुप बहुत आगे निकल गए हैं। यह मामला शुरू में हमारे जू क्लैन का नहीं था और हमारा जू क्लैन भी इसका शिकार हुआ। लेकिन ज़ेन क्लैन और अलग अलग ग्रुप ने हर चीज़ का इल्ज़ाम हमारे जू क्लैन पर लगा दिया है। क्योंकि वे लड़ना चाहते हैं तो हम आखिर तक उनका साथ देंगे। रेड क्लाउड पीक के प्रोटेक्टिव माउंटेन एरे के साथ भले ही दुश्मनों की संख्या हमसे बहुत ज़्यादा हो, हम फिर भी टिके रह सकते हैं। बकवास बंद करो, मेरे साथ आओ और किसी को मार डालो। जू क्लैन के कल्टीवेटर अचानक खड़े हो गए और हजारों अमर कल्टीवेटर गंभीर चेहरे के साथ ऊपर चढ़ गए, ज़ेन क्लैन और दूसरी सेनाओं के साथ मौत से लड़ने के लिए तैयार। दोनों पक्ष जल्द ही रेड क्लाउड पीक के आधे रास्ते में मिले। उन्होंने एरे फॉर्मेशन की लेयर्स के जरिए एक दूसरे को देखा और दांत पीस लिए। अगर स्वर्ग तुम्हारे ऊपर बुराई लाए तो भी तुम जी सकते हो, लेकिन अगर तुम खुद पर बुराई लाते हो तो तुम नहीं जी सकते। जू क्लैन ओवरलॉर्ड के तौर पर अपनी पोजीशन बचाने के लिए तुमने अनगिनत काम किए हैं। आज हमारा ज़ेन क्लैन और दूसरी फोर्स स्वर्ग की तरफ से इंसाफ लागू करेंगी। अगर ज़ेन क्लैन कंजूस है तो ठीक है, लेकिन अलग अलग फोर्स में बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं। क्या वे नहीं देख सकते कि कोई झगड़ा फैलाने की कोशिश कर रहा है? न सिर्फ अलग अलग फोर्स के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को धमकाया गया, बल्कि उनके मैजिक टूल्स और खजाने भी चुरा लिए गए। हमारे जू क्लैन के साथ भी ऐसा ही है। क्या तुम नहीं देख सकते कि हमारे कई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर अपने मैजिक टूल्स खो चुके हैं? कौन जानता है कि तुम छिपे हो या नहीं? शायद तुम इसका इस्तेमाल हमारी नज़र को कंफ्यूज करने और अलग अलग शक्तियों को पीछे हटाने के लिए कर रहे हो, ताकि हम देख सकें कि तुम अलग अलग शक्तियों से निपटने से पहले हमारे ज़ेन क्लैन को कैसे खत्म करते हो। जब हम लड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह सच है या नहीं। जब हम जिंदगी और मौत के संकट में थे तो हमारे कई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर अपने मैजिक टूल भी नहीं निकाल पाए थे। क्या ये प्रॉब्लम साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है? तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो?
अगर तुम चाहते हो कि हम तुम पर यकीन करें तो तुम्हें बस तुम्हें पकड़ने का इंतज़ार करना चाहिए। जब हम अपना इंस्पेक्शन कर लेंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो हम तुम्हें जाने देंगे। उद्धरण चिन्ह जाहिर है जू कबीला बस बैठकर पकड़े जाने का इंतज़ार नहीं कर सकता था, इसलिए फॉर्मेशन के सामने चिल्लाना जल्द ही बंद हो गया और दोनों तरफ लड़ने वाले थे। बूम! इसी पल 1000 मीटर लंबी तलवार क्यू आसमान से गिरी और दोनों तरफों के बीच जोरदार वार किया। इसने रेड क्लाउड पीक में एक बड़ी खाई बना दी और दोनों तरफों को अलग कर दिया। सब चौंक गए और उन्होंने तलवार क्यू की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि 100 पॉइजन सेक्ट के बड़े बुजुर्ग ओयांगमिंग मिंगी एक उल्टी हुई तलवार पर सवार होकर जू वयांग के साथ बिजली की रफ्तार से आ रहे थे। वह दोनों पार्टियों के सामने मंडरा रहे थे और उनका बूढ़ा चेहरा ठंडा और सख्त था। तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। मैं सिर्फ 80 साल से ज़्यादा समय से अकेले में साधना कर रहा हूँ और तुमने पहले ही 100 पॉइजन सेक्ट को गड़बड़ कर दिया है। तुम टैलेंटेड लोगों से भी जलते हो और जीनियस लोगों को दबाते हो, जिससे यंग जीनियस लोग अपना टैलेंट न दिखा पाएं। तुमने बहुत सारे रिसोर्स और खजाने खो दिए हैं और बहुत सारा टाइम और एनर्जी बर्बाद की है। अब हमारा 100 पॉइजन सेक्ट सदर्न वेस्टलैंड का मजाक का पात्र बन गया है। हमें कई दुश्मन टारगेट कर रहे हैं। हम बस तुम्हारे इस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि आज कौन विनर है और कौन लूज़र। दोनों तरफ के भारी नुकसान के बाद हम खत्म हो जाएंगे। उसकी आवाज़ एक बड़ी घंटी की तरह थी जिसने भीड़ को हिला दिया। सब लोग इतने डर गए थे कि वे घुटनों के बल बैठ गए और माफ़ी मांगने के लिए ओयांगमिंग के सामने झुक गए। सुप्रीम एल्डर, प्लीज़ समझिए कि हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। अलग अलग फोर्स के सभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को जू क्लैन के कातिल ने धमकाया और लूटा। सारे खजाने चले गए थे। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम इंसाफ मांगने के लिए रेड क्लाउड पीक पर आए। उद्धरण चिन्ह जू कबीले ने हमारे ज़ेन कबीले के बहुत से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर को मार डाला है। उन्होंने ग्रीन फील्ड पीक और मेपल लीफ पीक का कत्लेआम किया है और उन्होंने बहुत बुरे जुर्म किए हैं। ऐसा करके हमारा ज़ेन कबीला प्रॉब्लम की जड़ को ख़त्म करने और हमारे 100 पॉइजन सेक्ट को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम एल्डर, आप पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये सब हमारे जू कबीले ने बिल्कुल नहीं किया, बल्कि हमारा जू कबीला भी इसका शिकार हुआ। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लगभग आधे कल्टीवेटर को धमकाया गया और लूटा गया और कई खजाने और रिसोर्स साफ कर दिए गए। ज़ेन कबीला और दूसरी ताकतें हम पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं। रंगीन चोटी और गंजे सिरों को देखकर ओयांगमिंग ने बिना कुछ कहे जू वानहाओ की तरफ देखा। फिर उसने अपने नीचे 100 पॉइजन सेक्ट के सभी शिष्यों की तरफ देखा। किसने कहा कि यह सब जू कबीले ने किया है? जू कबीला बिल्कुल भी गलत नहीं है। गो पॉइजन सेक्ट गलत है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सब लोग हंगामा करने लगे। सिर्फ जू देटों घुटनों के बल बैठा और बोला, सुप्रीम एल्डर, आप समझदार हैं। हमारे जू कबीले के साथ गलत हुआ है। ज़ेन क्यूफेंग को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ग्रैंड एल्डर? धमाका! ज़ेन क्यूफेंग के सामने एक लाश फेंकी गई। इस लाश को देखकर ज़ेन क्यूफेंग ने चौंक कर कहा, फैंग चेनवू गो पॉइजन सेक्ट का नंबर 1 असैसिनेशन एक्सपर्ट है और वह एक लो लेवल मिडिल ग्रेड एरे मास्टर भी है। फैंग चेनवू लो रैंक मिड ग्रेड स्पिरिचुअल एरे मास्टर नहीं है। वह पहले ही चुपके से लो रैंक पी ग्रेड स्पिरिचुअल एरे मास्टर्स के रैंक तक पहुंच गया है और उसे एक शक्तिशाली प्राचीन एरे विरासत भी मिली है। इसीलिए वह हमारे 100 पॉइजन सेक्ट के साथ कुछ भी नहीं कर सकता और बेवजह हमारे बीच झगड़ा पैदा कर सकता है, जिससे तुम सब तब तक पिटोगे जब तक तुम्हारे सिर से खून न निकल जाए। तुम हमारे पूर्वज के बारे में भी भूल गए। ओयांगमिंग ने बिना पलक झपकाए कहा, तुम लोग इतने आकर्षक दुश्मन को नहीं देख सके, लेकिन तुम अपने ही लोगों को घूरते रहे। ये सच है कि इंटेलिजेंस में कोई गलती थी, लेकिन क्या आप दुश्मन को अलग नज़रिए से नहीं देख सकते? फैंग चेनवू बिना किसी आवाज़ के इस लेवल तक पहुंच गया है और कुछ महीनों के लिए हमारे 100 पॉइजन सेक्ट में भी घुस गया है। क्या आपको कोई सुराग नहीं मिला? उद्धरण चिन्ह ओयांगमिंग की आवाज़ बिजली की तरह थी जब उसने बोलना खत्म किया और इसने आसपास के 10,000 मीटर को हिला दिया, जिससे सब चुप हो गए। जू वानहाओ को उम्मीद नहीं थी कि ओयांगमिंग के पास ऐसी कोई चाल होगी। उसके पास न सिर्फ सबूत थे, बल्कि वह कातिल का पता भी लगा लेता था। वह सच में एक चालाक बूढ़ा राक्षस था जो 800 साल से ज़्यादा जी चुका था। यही वह सरप्राइज होना चाहिए जिसका जिक्र ओयांगमिंग मिंगी ने कल रात किया था। यह एकदम सही था और इसने जू वुवान के शक को पूरी तरह से दूर कर दिया था। जैसा कि उम्मीद थी, ज़ेन कबीले, जू कबीले और अलग अलग ताकतों के बड़े लोग ओयांगमिंग की बातें सुनकर हैरान रह गए। असल में मुझे लगा कि यह गो पॉइजन सेक्ट का फैंग चेनवू हो सकता है, लेकिन मुझे लगा कि फैंग चेनवू तो बस एक लो रैंक मिडिल रैंक स्पिरिचुअल एरे मास्टर था। वह हमारे 100 पॉइजन सेक्ट के इतने सारे एरे में आसानी से कैसे अंदर बाहर हो सकता था?
मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह चुपके से पुरानी व्यू रचना की विरासत हासिल कर लेगा और आगे बढ़कर एक लो ग्रेड टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल व्यू रचना मास्टर बन जाएगा। कोई हैरानी नहीं कि वह हमारे 100 पॉइजन सेक्ट के साथ ऐसा बर्ताव कर सकता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने हमारे 100 पॉइजन सेक्ट के बहुत से कल्टिवेटर को मार डाला और हमारे अंदर की लड़ाई को भड़का दिया। कई बार ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। हम हमेशा अपनी आदत के हिसाब से चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक्सीडेंट हमेशा होंगे। अगर ग्रैंड सुप्रीम एल्डर की समझ न होती तो मुझे डर है कि हमारा 100 पॉइजन सेक्ट खत्म हो गया होता। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद ग्रैंड सुप्रीम एल्डर। तो ये सब गो पॉइजन सेक्ट ने किया था। कोई हैरानी नहीं कि मुझे हमेशा यह अजीब लगता था। फैंग चेनवू ने साफ तौर पर हमारे तीनों तरफ की ताकतों को कमज़ोर करने और हमारे झगड़ों को बढ़ाने का फैसला किया। इस तरह हमें स्टेप बाय स्टेप इस हद तक डेवलप होने दिया कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम में से कोई एक मर न जाए। कितनी खतरनाक और चालाकी भरी साजिश थी। हम लगभग बेवकूफ़ बन ही गए थे। उद्धरण चिन्ह। हमने सुप्रीम एल्डर से माफ़ी मांगी है। ये सारा मामला हमारे ज़ेन क्लैन की गलती है। हमने जू क्लैन के साथ गलत किया है, फिर भी हमें अभी तक दोषी का पता नहीं चला है, जिससे इतने सारे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर मर गए हैं। हम दोषी हैं। जैन कबीले के बुजुर्गों को फूट फूट कर रोते हुए देखकर जू वुवान का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब था। अगर उन्हें पता चलता कि यह काम सच में उसने किया है, जो जू कबीले का एक कल्टीवेटर है, तो वह सोच रहा था कि जैन कबीले के बुजुर्ग इस समय कैसा महसूस करेंगे। हालांकि बात पहले ही इस स्टेज तक पहुंच चुकी थी। अकेला गवाह फैंग चेनवू पहले ही मर चुका था और ओ यांगमिंग उसकी तरफ था, इसलिए उसने अपनी रेप्यूटेशन का इस्तेमाल करके मामले को पक्का कर लिया। इसलिए भविष्य में इस घटना के होने की कोई उम्मीद नहीं थी और जू वुवान को 100 पॉइजन सेक्ट का नया सेक्ट मास्टर बनने का भरोसा था। वह सोच रहा था कि ओ यांगमिंग उसे नया सेक्ट मास्टर बनने के लिए कैसे उकसाएगा। ये देखकर कि सबको पता था कि वे गलत थे, खासकर कुछ पुराने साधकों को, जिनके चेहरे आंसुओं और नाक के पानी से भरे थे, ओ यांगमिंग ने खुशी से सिर हिलाया। अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी गलती पता है। तुम्हें गो पॉइजन सेक्ट और फैंग चेनवू ने धोखा दिया था। जब उन्हें पता चला कि 100 पॉइजन सेक्ट का ह्यूमन इमोर्टल सेक्ट लीडर चला गया है, तो उन्होंने तुरंत लोगों को परेशानी खड़ी करने के लिए भेज दिया। फैंग चेनवू कुछ महीनों से हमारे 100 पॉइजन सेक्ट में छिपा हुआ था। उसे पहले जेन ज़ुओनियन को मारने, फिर जेन वयंग को मारने और फिर ग्रीन लीफ पीक का कत्लेआम करने का ही सही मौका मिला। धीरे धीरे हमने तुम दोनों के बीच लड़ाई को और बढ़ा दिया, जिससे हमारे 100 पॉइजन सेक्ट में अंदरूनी लड़ाई इस हद तक हो गई है। हम दोनों तरफ से हारने वाले हैं। ओ यांगमिंग जू वुयान को देखे बिना नहीं रह सका। अगर उसे पता नहीं चलता कि जू वुयान का जेन ज़ुओनियन और जेन वयंग को मारना एक इत्तेफाक था, तो वह सोचता कि जू वुयान गो पॉइजन सेक्ट का जासूस है। कोई और वजह नहीं थी। जू वयांग के काम बहुत ज़्यादा इत्तेफाक थे। उसने जिस भी इंसान को मारा और जो भी काम किया, वह सब एक अहम मोड़ पर था। धीरे धीरे उसने ज़ेन कबीले और जू कबीले के बीच झगड़े को और गहरा किया। आखिर में उसने अलग अलग सरनेम की सेनाओं को भी इसमें शामिल कर लिया, जिससे पूरे 100 पॉइजन सेक्ट में एक दुखद मारकाट मच गई। वह सच में झगड़ा फैलाने के लिए पैदा हुआ एक राक्षस था। हालांकि जू वयांग की हर हरकत थोड़ी अजीब थी, लेकिन उसका एक अनचाहा असर हुआ। जू वयांग बस इतना ही कह सकी कि उसने सच में ये जानबूझकर नहीं किया। ओ यांगमिंग की बात सुनने के बाद सभी को उस पर यकीन हो गया और अब किसी को उस पर शक नहीं रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गो पॉइजन सेक्ट इतना खतरनाक होगा। मैं सोच रहा था कि यह सब इतना इत्तेफाक क्यों था। ज़रूरी समय पर हमेशा कुछ न कुछ होता है। पता चला कि यह सब गो पॉइजन सेक्ट और फैंग चेनवू ने प्लान किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे 100 पॉइजन सेक्ट के 3 ग्रुप धीरे धीरे इस मुकाम तक कैसे पहुंच पाते। आखिर में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक है। ये हमारे अपने ग्रुप की गलती नहीं है, ये सब गो पॉइजन सेक्ट और फैंग चेनवू की गलती है। भविष्य में जब तुम बदला लेना चाहो तो गलत टारगेट मत ढूंढो और ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारे अपनों को दुख हो और तुम्हारे दुश्मन खुश हों। जैन कबीले के सभी साधकों सुनो। जैन कबीले के सभी शिष्य जो हाल ही में मरे हैं, उन्हें गो पॉइजन सेक्ट और फैंग चेनवू ने मारा था। उनका जू कबीले से कोई लेना देना नहीं है। इसके उलट जू कबीले ने भी लगभग 1000 साधकों को खो दिया है। वे भी विक्टिम हैं। फ्यूचर में जब तुम बदला लेना चाहो तो इसका इल्ज़ाम जू क्लैन पर मत डालना। उद्धरण चिन्ह। यही बात अलग अलग सरनेम की फोर्स के कल्टीवेटर के लिए भी लागू होती है। जू क्लैन के कई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को भी गो पॉइजन सेक्ट और फैंग चेनवू ने बेइज्जत किया था। उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गईं। यह कोई खुद से किया गया काम नहीं था। फ्यूचर में अलग अलग सरनेम की फोर्स के कल्टीवेटर और जू क्लैन अभी भी भाई बहन ही रहेंगे। हमें फिर कभी एक दूसरे पर अटैक नहीं करना चाहिए।
फैंग चेनवू, जो ओह यांगमिंग के पैरों के पास बिना हिले डुले लेटा हुआ था, शायद कहना चाहता था, मैं अभी कुछ देर पहले ही 100 पॉइजन्स एक्ट में आया हूँ और मैं अभी भी सिचुएशन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास कोई कदम उठाने का टाइम नहीं था। क्या तुम मुझ पर बकवास करना बंद कर सकते हो? कातिल जू वयांग था। मरे हुए फैंग चेनवू ने जो कहा वह किसी ने नहीं सुना। मरा हुआ फैंग चेनवू कुछ सुन नहीं सका और कुछ कह भी नहीं सका। वह बस चुपचाप ये सब सह सकता था। ये कुछ ऐसा था जो उसे नहीं सहना चाहिए था। जब ओह यांगमिंग ने 100 पॉइजन्स एक्ट के 3 बड़े ग्रुप्स को हाथ मिलाते और अपनी नफरत को ताकत में बदलकर गो पॉइजन्स एक्ट पर मिलकर हमला करते देखा तो उसने खुशी से सिर हिलाया। गो पॉइजन्स एक्ट खतरनाक और चालाक है। उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। वे पहले हमसे कमज़ोर नहीं हैं। इस समय के बाद हमारे 100 पॉइजन्स एक्ट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल हम गो पॉइजन्स एक्ट को दबाने और मरे हुए शिष्यों का बदला लेने में असमर्थ हैं। इसलिए आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप फिलहाल जल्दबाजी में कोई काम न करें। सबसे ज़रूरी है कि आप ठीक हो जाएं। हमारे 100 पॉइजन्स एक्ट के ठीक होने के बाद हम बदला लेने के बारे में सोचेंगे। अभी के लिए हमें छिप जाना चाहिए। ये पहले से ही काफ़ी अच्छा है कि हम अपने रिसोर्स और इलाके की रक्षा कर सकते हैं। हम ग्रैंड एल्डर के ऑर्डर मानेंगे। हम अपनी गलतियां जानते हैं। तीनों बड़ी सेनाओं के बड़े अधिकारियों ने शर्म से सिर झुका लिया। वे सभी पछतावे से भरे हुए थे। तो ठीक है, चूंकि यह मामला सुलझ गया है, इसलिए आज दूसरे मामले पर बात करने का समय है। ये भी पहले मामले से जुड़ा है। ओह यांगमिंग मुस्कुराए। फिर ओह यांगमिंग ने अपने पीछे खड़े जू वयांग को अपनी ओर खींचा और उसकी ओर इशारा किया। यह जवान आदमी, यहाँ बहुत से लोग इसे जानते होंगे, है ना? ओह यांगमिंग की बातें सुनकर कई साधक हैरान रह गए, लेकिन जल्द ही वे आपस में बात करने लगे। क्या ये जू कबीले का मशहूर बेवकूफ़ साधक जू वयांग नहीं है? कहा जाता है कि वह मार्शल आर्ट्स में बहुत टैलेंटेड है। जब वह टीनेजर था तब उसने मार्शल आर्ट्स के जरिए इस रास्ते पर कामयाबी से कदम रखा था। बदकिस्मती से उसने मार्शल आर्ट्स के तौर पर अमर रास्ते पर साधना की और बहुत ज़्यादा स्पिरिट पिल्स और स्वर्गीय खजाने ले लिए। उसकी नींव बर्बाद हो गई है। मैं सोच रहा था कि ग्रैंड एल्डर इस बेवकूफ़ को अपने साथ क्यों लाया। क्या ऐसा हो सकता है कि गो पॉइजन्स एक्ट की साजिश का पर्दाफाश हो गया हो और उसका इससे कुछ लेना देना हो, या उसने ग्रैंड एल्डर का पक्ष लेने के लिए कोई तरीका इस्तेमाल किया हो? एक और पॉसिबिलिटी है, यानी ग्रैंड एल्डर के पास उसकी अस्थिर नींव की प्रॉब्लम को सॉल्व करने, उसकी पोटेंशियल को वापस लाने और उसे एक डिसाइपल के तौर पर लेने के लिए तैयार करने का एक तरीका है। ओह यांगमिंग मुस्कुराया जब उसने 100 पॉइजन्स एक्ट के साधकों को आपस में बात करते देखा। आप में से कई लोगों ने सही अंदाज़ा लगाया है। वुहाओ सच में गो पॉइजन्स एक्ट की साजिश के सामने आने से जुड़ा है। उसी ने फैंग चेनवू और गो पॉइजन्स एक्ट की साजिश का पता लगाया था और मुझे समय पर सीक्रेट जगह से जगाया था ताकि फैंग चेनवू को पकड़कर मार डाला जा सके और गो पॉइजन्स एक्ट की साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। इसलिए वुहाओ को हमारे गो पॉइजन्स एक्ट का बचाने वाला कहा जा सकता है। हुआ जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरे 100 पॉइजन्स एक्ट में हंगामा मच गया। सब ने जू वान्यू को हैरानी से देखा। वह सिर्फ एक ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर है। वह फैंग चेनवू को कैसे खोज पाया और ग्रैंड एल्डर को समय पर कैसे जगा पाया? हमारे जैसे परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर का ग्रुप भी यह नहीं कर सका। उसने ये कैसे किया? हालांकि ग्रैंड एल्डर ने यही कहा था, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। सिर्फ छठी ची लेयर कल्टीवेटर ने ये सब कैसे किया? मुझे डर है कि फैंग चेनवू उसके पास पहुंचने से पहले ही उसे खोज लेता। फैंग चेनवू एक परफेक्ट फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर है और भेस बदलने और हत्या करने में अच्छा है। उसकी स्काउटिंग एबिलिटी भी पीक पर है। एक ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर उसे कैसे खोज सकता है? ग्रैंड एल्डर, क्या आपसे कोई गलती हुई? अगर मैंने आपको किसी भी तरह से नाराज़ किया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। शायद आपको मेरी बात पर यकीन न हो, लेकिन मुझे अभी पता चला कि यह सब मैंने ही किया है। मैं 100 पॉइजन्स एक्ट का हीरो और बचाने वाला भी हूँ, न कि वह गुनहगार जिसने अनजाने में 100 पॉइजन्स एक्ट को भड़का दिया और लगभग खत्म कर दिया। स्टेटस में बदलाव इतनी तेज़ी से हुआ कि जू वुआन हैरान रह गईं और उनकी कमर में लगभग मोच आ गई। तो यह वह सरप्राइज था जिसका जिक्र ग्रैंड एल्डर ओह यांगमिंग ने किया था, न कि फैंग चेनवू ने। जू वान को ठंडा पसीना आ गया। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। शायद यही मुख्य तरीका था जिसका इस्तेमाल ओह यांगमिंग मिंगी ने उन्हें 100 पॉइजन्स एक्ट का नया सेक्ट मास्टर चुनने के लिए किया था। जब उसने देखा कि लगभग किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जू वान हाओ जैसा ची रिफाइनमेंट स्टेज का साधक फैंग चेनवू जैसे राक्षस को खोज सकता है, उसकी साजिश का पर्दाफाश करना और ओह यांगमिंग को फैंग चेनवू को मारने के लिए जगाना तो दूर की बात है, वह मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका। तुम्हें किसने बताया कि तुम ची कंडेंसेशन साधक हो?
जैसे ही ओ यांगमिंग ने कहा, जू वुआन ने तुरंत एक लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक का ऑरा छोड़ा, और ऑरा की ताकत किसी भी परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक से कम नहीं थी। जू वुआन के शरीर पर भयानक वाइटल एसेंस ऑरा को महसूस करके 100 पॉइजन सेक्ट के सभी शिष्य फिर से हंगामा करने लगे। नामुमकिन, वह सिर्फ कुछ सालों से साधना कर रहा है। वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर कैसे बन सकता है? ये नामुमकिन है। क्या उसने कोई स्वर्ग को चुनौती देने वाली स्पिरिट पिल या खजाना खाया होगा? लेकिन फिर भी वह इतनी जल्दी सुधर नहीं सकता था। जो लोग मार्शल आर्ट के जरिए इस रास्ते पर आए हैं, उनकी आत्मा कमज़ोर होती है और स्पिरिट पिल्स की दवा की शक्ति को सोखने की क्षमता बहुत कम होती है। स्वर्ग और दुनिया के खजानों की मदद से भी उनके लिए कुछ सालों में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के आखिरी स्टेज तक पहुंचना नामुमकिन है। इसके अलावा, जब जू वियांग ने पहली बार 100 जहरों के ग्रुप में कदम रखा, तो वह सिर्फ क्यूई रिफाइनमेंट दायरे के छठे लेवल पर था। एक आखिरी स्टेज के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर में एक परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर जैसा ऑरा होता है। ये सच में कुछ ऐसा है जो एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर में होना चाहिए। मुझे बस यह नहीं पता कि यह कोई दिखावा है या ये सच है। क्या ऐसा हो सकता है कि जू वुआन का स्पिरिट रूट उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था? उसके पास एक बहुत अच्छा स्पिरिट रूट है जो मार्शल आर्ट्स के जरिए दांव में आने वालों में बहुत कम होता है। इसके अलावा उसके पास दूसरे मौके भी हैं, इसलिए वह इतनी जल्दी सुधार कर सकता है। लेकिन फिर भी सब ने अपनी आंखों से देखा है कि उसका कल्टीवेशन फाउंडेशन बहुत खराब है। ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि वह इतने खराब स्पिरिट रूट के साथ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक आगे बढ़ सकता है। ओ यांगमिंग जब सबके शक भरे चेहरे देखे तो वह हंसे बिना नहीं रह सके। क्या तुम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हो वह सच है? जब जू जियान ने सेक्ट में एंट्री की तो वह पहले से ही 10वीं क्यूई ले के पीक पर था। इसके अलावा उसका कल्टीवेशन फाउंडेशन बहुत स्टेबल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसने एक बहुत पावरफुल कंसीलमेंट टेक्निक कल्टीव की थी, इसलिए उसने इसे तुमसे छिपाया। यह मज़ेदार है कि आप सच में वुजियान को कचरा समझते हैं और इतने लंबे समय तक उस पर हंसे। मुझे नहीं पता था कि वुयान अपनी मजबूत आध्यात्मिक जड़ों और कड़ी मेहनत से चुपचाप फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंच गया था। बेशक, इस दौरान वुयान को गलती से एक मौका मिल गया था जो मैंने हुआन पीक पर अपने शुरुआती सालों में छोड़ दिया था। ठीक इसी मौके की वजह से वुयान फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल, ट्रू युआन पिल, वाटर ऑरा पिल और दूसरे खजाने हासिल कर पाया। तब से वह बहुत तेज़ी से सुधर गया। कुछ ही महीनों में उसने बेड़ियां तोड़ दी और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के आखिरी स्टेज तक पहुंच गया। जू वानहाओ ओ यांगमिंग की बातें सुनकर हैरान रह गया, लेकिन वह जल्द ही समझ गया कि ओ यांगमिंग उसके टैलेंट को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाने से रोकने के लिए उसे कवर करने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसा हुआ तो वह दुश्मन के निशाने पर आ जाएगा। जब ओ यांगमिंग ने उसे समझाया तो जू वानहाओ शांत रहा। ऐसा लगा कि यह सच था। जब 100 पॉइजन सेक्ट के शिष्यों ने ये सीन देखा और जू वुआन के शरीर पर लगातार ऑरा महसूस किया तो उन्हें कोई शक नहीं रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जू वुआन न सिर्फ मार्शल आर्ट्स में एक प्रोडिजी होगा, बल्कि मार्शल आर्ट्स के जरिए इस रास्ते पर आने के बाद उसकी स्पिरिचुअल जड़ें भी बहुत अच्छी होंगी। उसका मिलना भी इतना किस्मत वाला है। कोई हैरानी नहीं कि वह इतने कम समय में इस लेवल तक पहुंच गया। लेकिन उसने ये पहले क्यों नहीं दिखाया? शायद उसने ज़्यादा कल्टीवेशन रिसोर्स हासिल कर लिए थे। हमारे जू क्लैन ने एक मॉन्स्टर पैदा किया है। बदकिस्मती से यह अफसोस की बात है कि हमने उसे पहले नोटिस नहीं किया और उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मुझे हैरानी है कि क्या वह हमारे परिवार के रिश्ते को याद रखेगा और भविष्य में हमारे जू क्लैन की मदद करेगा। पूर्वज हमेशा हमसे एक साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने के लिए कहते थे, लेकिन उनके जाने के बाद हमने उनकी बात सुनना बंद कर दिया। हमने इतने ज़बरदस्त टैलेंट को भी खो दिया। जब वह 100 पॉइजन सेक्ट में शामिल हुआ तो हमने न सिर्फ उसका ध्यान नहीं रखा, बल्कि ज़ेन परिवार भी अक्सर उसे परेशान करता था। मुझे डर है कि वह अब हमारे जू परिवार के साथ नहीं रहेगा। ये सब हमारी गलती है। अच्छे रिसोर्स और ट्रीटमेंट के बिना वह इतनी जल्दी सुधर सकता था। अगर उसके पास अच्छे रिसोर्स और ट्रीटमेंट होते, साथ ही वह मौका भी होता, तो जू वियांग अब कितना सुधर सकता था। बस इसके बारे में सोचना ही चौंकाने वाला है। जब ओ यांगमिंग ने देखा कि जब जू वुआन ने 100 पॉइजन सेक्ट में एंट्री की थी तो बहुत से लोग उसके टैलेंट और काबिलियत की कमी से हैरान थे, तो वह मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका। उस समय जू फैमिली के बड़े एल्डर की अभी मौत हुई थी। जेन फैमिली का पूरा दबदबा था और वह जू फैमिली पर नज़र रखे हुए था। अगर उन्हें पता होता कि जू फैमिली के टैलेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो जेन फैमिली शायद उन्हें सबसे पहले मार डालती। आज मैं भी इसी बात पर जोर देना चाहता हूँ। अगर मुझे भविष्य में सेक्ट में कोई ऐसा मिला जो टैलेंट से जलता हो तो मैं उसे तुरंत कड़ी सज़ा दूंगा। मैं उनकी साधना को कमज़ोर भी कर सकता हूं और उन्हें 100 पॉइजन सेक्ट से बाहर निकाल सकता हूं।
चाहे वे एल्डर हों या आम शिष्य, मैं, बड़ा एल्डर, भी कोई अलग नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओयांगमिंग ने फिर ज़ेन कबीले के साधकों को डरावनी नज़र से देखा। खासकर तुम्हारे ज़ेन कबीले को। अगर तुम्हारी समझदारी न होती तो मुझे डर है कि तुमने हमें नुकसान पहुंचाया होता। हमारे 100 पॉइजन सेक्ट ने भी एक ऐसे इंसान को खो दिया है जो फिर से उठ खड़ा हुआ। अब गो पॉइजन सेक्ट और फैंग चेनवू हमारे साथ खेलेंगे और हम पासा नहीं पलट पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ग्रैंड एल्डर, हम जानते हैं कि हम गलत थे। जैन कबीले के ग्रैंड एल्डर जैन क्यूफेंग सबसे पहले अपनी गलती मानने वाले थे। उनके पीछे जैन कबीले के कई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर के चेहरों पर भी शर्म के भाव थे, क्योंकि वे ईमानदारी से अपनी गलतियां मान रहे थे। आखिरकार अगर जू व्यांग को गो पॉइजन सेक्ट और फैंग चेनवू की साजिश का पता नहीं चलता तो वे शायद जू कबीले के साथ मौत तक लड़ते रहते। उस समय वे एक साथ खत्म हो सकते थे और गो पॉइजन सेक्ट में लिपटे पकौड़े बन सकते थे। जैन कबीले के कल्टीवेटर को देखकर, जिन्होंने एक साथ उससे माफ़ी मांगी, झू वुआन ने एक शर्मीली और मासूम मुस्कान दिखाई। हालांकि वह अपने दिल में शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। ग्रैंड एल्डर के तरीके सच में बहुत कमाल के थे। जैसा कि एक बूढ़े राक्षस से उम्मीद थी जो 800 से ज़्यादा सालों तक जिंदा रहा था। अपने हाथ के एक झटके से वह बादलों को मोड़ सकता था और बारिश। थोड़े ही समय में उसने कातिल झू वनहाओ को कामयाबी से बदल दिया और जैन परिवार का मसीहा बन गया। वह न सिर्फ जैन कबीले का मसीहा था, बल्कि वह जू कबीले और अलग अलग सरनेम वाली सेनाओं का भी मसीहा था। ये जानना ज़रूरी है कि इस दौरान झू व्यांग ने 100 पॉइजन सेक्ट की 3 बड़ी सेनाओं के लिए काफ़ी परेशानी खड़ी कर दी थी। द ग्रैंड एल्डर बहुत ताकतवर था। झू वुआन को तुरंत कुछ समझ आया जब उसने ओयांगमिंग को अपनी तरफ देखते हुए देखा। उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। 100 पॉइजन सेक्ट के शिष्यों के तौर पर मुझे यही करना चाहिए। प्लीज़ उठो। जब तक सब एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमेशा एक परिवार की तरह रहते हैं, आज की दुखद घटना दोबारा नहीं होगी। चाहे वह गो पॉइजन सेक्ट हो या दूसरे अमर सेक्ट, हमारे 100 पॉइजन सेक्ट में झगड़ा फैलाने के बारे में सोचना भी मत। जैन कबीले के कई साधकों की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने देखा कि जू वुआन ने उन्हें माफ़ कर दिया है। आखिरकार जैन कबीला पिछले कुछ महीनों से जू कबीले के शिष्यों को दबा रहा था। जाहिर है जू वुआन एक मार्शल आर्ट का कमाल जो सैकड़ों सालों में बहुत कम देखा गया था, उनमें से एक था। कहा जाता है कि जैन ज़ुओनियन, जो जैन कबीले द्वारा मारा गया पहला फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर था, उसने कुछ समय के लिए जू वुआन को दबा दिया था और उस पर नज़र रखने के लिए लोगों को भी भेजा था। अच्छी बात यह थी कि जू वुआन होशियार था और न सिर्फ उसे चोट नहीं लगी, बल्कि उसने जैन ज़ुओनियन द्वारा भेजे गए कल्टीवेटर के साथ खेला भी। पहले जैन कबीले के कुछ कल्टीवेटर अभी भी गुस्से में थे, लेकिन अब वे बहुत खुश थे। अच्छी बात यह थी कि जैन ज़ुओनियन और उसके भेजे कल्टीवेटर ने जू वुआन को सच में दबाया नहीं, वरना समझाना मुश्किल होता। जू कबीले की तरह वे उस समय जू वुआन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब जब जू वुआन ने अपने विंग बना लिए थे और 100 पॉइजन सेक्ट का रक्षक बन गया था, तो जाहिर है कि वह ग्रैंड एल्डर का पसंदीदा था। भविष्य में जू वुआन का सामना करना अजीब होगा। आपकी दरियादिली और हमारे लेवल तक न गिरने के लिए धन्यवाद। कुछ दिनों में हमारा जैन परिवार आपको एंटरटेन करने और आपसे माफ़ी मांगने के लिए ट्रू हेवन पीक पर एक दावत रखेगा। प्लीज़ आइए, सीनियर। जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जो कभी सम्राट था। कहा जाता है कि एक प्राइम मिनिस्टर का पेट एक नाव को संभाल सकता है, सम्राट की तो बात ही छोड़िए, उसका पेट तो पूरा समुद्र भी संभाल सकता है। ये सच में तारीफ के काबिल है। अगर हम होते तो हम सीनियर वुआओ जितने दरियादिल नहीं होते। हमें उम्मीद है कि सीनियर वुआओ भविष्य में हमें गाइड कर पाएंगे। हमारे ज़ेन क्लैन का ट्रू हेवन पीक हमेशा सीनियर वुआओ के लिए खुला है। अगर सीनियर वुयान को कोई दिक्कत नहीं है तो आप हमारे ज़ेन क्लैन के एल्डर बन सकते हैं। हमारा ज़ेन क्लैन सीनियर वुयान की कल्टीवेशन में पूरी ताकत से सपोर्ट करेगा और गारंटी देता है कि हम रिसोर्स के मामले में कंजूसी नहीं करेंगे। ज़ेन क्लैन के कल्टीवेटर जितना ज़्यादा बोलते गए, वे उतने ही मजाकिया होते गए। वे लगभग चाटुकार बन गए थे और उन्होंने जू वुआन को ज़ेन क्लैन का एल्डर बनने के लिए भी बुलाया था। सबको पता था कि सिमा झाओ क्या सोच रही थी। जाहिर है जू क्लैन इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उन्होंने तुरंत हंगामा करना शुरू कर दिया। सीनियर हमारे जू क्लैन का मेंबर है। अगर तुम एल्डर बनना भी चाहते हो तो तुम्हें नेचुरली जू क्लैन का एल्डर होना चाहिए। तुम्हें अपने ज़ेन क्लैन का एल्डर होने का क्या हक है? भले ही हमारे जू क्लैन ने सीनियर वुयान को निराश किया है, सीनियर वुयान की रगों में अभी भी हमारे जू क्लैन का खून बह रहा है। नेचुरली उसे हमारे जू क्लैन का एल्डर होना चाहिए। अपने ज़ेन क्लैन के साथ ज़्यादा आगे मत बढ़ो। पहले अगर आप अलग अलग सेनाओं से कल्टीवेटर चुरा लेते थे जिन पर हमारी नज़र थी तो ठीक था, लेकिन अब आप हमारे कबीले के बुजुर्गों को भी छीनना चाहते हैं। ये बहुत बेशर्मी है। सीनियर वुआओ, प्लीज़ ज़ेन कबीले के झांसे में मत आना।
हमारे जू कबीले को पहले आपके टैलेंट के बारे में पता नहीं था, इसलिए हम आपको नज़रअंदाज करते रहे हैं। भविष्य में हम सीनियर वुहाओ को सपोर्ट करने और आपको जल्द से जल्द परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में जाने में मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, या फॉल्स कोड दायरे में भी जाने में मदद करेंगे। उद्धरण चिन्ह पलक झपकते ही जू वुआन 2 बड़े कबीलों के लिए एक हॉट पोटैटो बन गया था। नहीं, ये सिर्फ 2 बड़े कबीलों की बात नहीं थी। ये देखकर कि ज़ेन कबीला और जू कबीला दोनों जू वुआन के लिए लड़ रहे थे और इन दोनों कबीलों को जू वुआन से दुश्मनी थी, न्यूट्रल ताकतें अब और चुप नहीं बैठ सकती थीं। उन्हें यह नहीं पता था कि जू वुआंग न सिर्फ हीरो नहीं था, बल्कि वह कातिल भी था जिसने उन्हें पीट कर मार डाला था। एक बार जब वह उनमें से किसी एक में शामिल हो गया तो वह निश्चित रूप से उनका अच्छे से ख्याल रखेगा। सीनियर, हम आपको दबाएंगे नहीं, हम आपको नज़रअंदाज करेंगे। अगर आप हमारी फोर्स में आते हैं तो आप तुरंत हमारी फोर्स के पहले एल्डर बन सकते हैं। हमारी फोर्स के सभी रिसोर्स और दौलत आपको दी जाएगी ताकि आप जल्द से जल्द परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में जा सकें। हाँ, ज़ेन क्लैन और जू क्लैन में लंबे समय से नाराज़गी है। अगर आप ज़ेन क्लैन में शामिल भी हो जाते हैं तो भी आपको ज़्यादा पावर नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे लिए यह अलग है। मैं अकेला परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एल्डर हूँ और मैं पहले से ही बूढ़ा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा समय तक नहीं जी पाऊंगा। दूसरी फोर्स के सभी रिसोर्स और एलिक्सिर आपको दिए जा सकते हैं, जू फैमिली के उलट, जिसके पास सपोर्ट करने के लिए लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज और उससे ऊपर के कई कल्टीवेटर हैं। सीनियर, मैं लेई जियाओफेई हूँ। क्या आपको अभी भी वह सीन याद है जब हम पहली बार मिले थे? क्या तुम्हें अभी भी याद है कि जब ज़ेन क्लैन तुम्हें धमकाने आया था तो वह एक धूप वाली सुबह थी और मैंने ही उन्हें भगाया था? भविष्य में अगर तुम हमारे अलग अलग सरनेम के ग्रैंड एल्डर बन गए तो हम तुम्हारे लिए सभी राक्षसों को निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जू वुआंग को अलग अलग सरनेम की सेनाओं में शामिल करने और उनकी ताकत में कमी को पूरा करने के लिए अलग अलग सरनेम की सेनाओं के कुछ बड़े लोगों ने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की या इस बात की भी परवाह नहीं की कि वे ज़ेन क्लैन और जू क्लैन को नाराज़ करेंगे या नहीं। वे भालों और डंडों से बात करते थे, ज़ेन क्लैन और जू क्लैन को नीचा दिखाते थे और खुद की बढ़ाई करने की पूरी कोशिश करते थे। अलग अलग ग्रुप को इतनी बेशर्मी से काम करते देखकर ज़ेन क्लैन और जू क्लैन एक दूसरे को गुस्से से घूरने और एक साथ अलग अलग ग्रुप पर हमला करने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि अलग अलग सरनेम की सेनाओं ने सीनियर वुयान को धमकाया नहीं था, लेकिन तुमने पहले सीनियर वुयान का मजाक उड़ाया था। ये बात तो सबको पता है। सही। अलग अलग सरनेम की अलग अलग ताकतें भी इस मामले से छुटकारा नहीं दिला सकती। उस समय सीनियर वुयान को तुम लोगों ने निकनेम दिया था, निकनेम बेकार जीनियस। ये सच है कि तुम्हारे अलग अलग कबीले अपनी पूरी ताकत से सीनियर वुआन का गुजारा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कितने रिसोर्स हैं? क्या तुम हमारे जू कबीले से तुलना कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए 100 पॉइजन्स की तीनों सेनाएं जू वुआंग को लेकर उलझन में पड़ गईं, जिससे जू वुआंग हैरान रह गया। खुशकिस्मती से उन्हें नहीं पता था कि जू वुआन ही इस सब के पीछे था। अगर उन्हें पता होता तो कौन जानता कि अब उन्हें कैसा लगता, खासकर ज़ेन क्लैन को। तुम लोगों ने इतनी जोरदार लड़ाई लड़ी तो तुम्हें पक्का नहीं पता था कि मैं ही था जिसने तुम लोगों को 100 पॉइजन सेक्ट की नंबर 1 पोजीशन से आखिरी पोजीशन तक घसीटा, है ना? इसके अलावा जू वुआन भविष्य में जू वुआन के दिल की नफरत निकालने के लिए ज़ेन परिवार को भी चीख से साफ कर देगा। हालांकि जू वुआन ने अपनी बड़ी चाची के परिवार को नुकसान पहुंचाने वाले सभी कातिलों को मार डाला था, लेकिन एक भी नहीं बचा। हालांकि अगर ज़ेन परिवार उन कातिलों को नहीं पालता तो जू वानजी का परिवार नहीं मरता। ज़ेन परिवार को छुटकारा मिल जाना चाहिए था उन्हें शुरू से ही परेशान करने से रोकने के लिए। ओह यांगमिंग को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए जब उसने देखा कि ज़ेन कबीला, जू कबीला और दूसरे कबीले जू वुआन के लिए लड़ने वाले हैं, तो उसने झगड़ रहे लोगों को जल्दी से रोक दिया। मुझे उसकी सुरक्षा के इंतजाम के बारे में पहले से ही अंदाज़ा है। मिंगजिन को गुजरे हुए आधे साल से ज़्यादा हो गया है। अब हमारे 100 पॉइजन सेक्ट के लिए एक नए सेक्ट लीडर को कन्फर्म करने का समय आ गया है। वह बस सही सलामत है और उसने हमारे 100 पॉइजन सेक्ट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तुम तीनों के साथ उसका रिश्ता लगभग एक जैसा है, इसलिए वह जानबूझकर तुम में से किसी का साथ नहीं देगा। इसके अलावा वुयान का टैलेंट बहुत ज़्यादा है और उसकी ताकत 100 पॉइजन सेक्ट में किसी से कम नहीं है। इसलिए ठीक होने के बाद वह 100 पॉइजन सेक्ट का नया सेक्ट मास्टर होगा। तुम सब उसकी बात सुनोगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, विशाल रेड क्लाउड पीक शांत हो गया। सब लोग जू वुआन को हैरानी से देखने लगे, एक पल के लिए भी होश में नहीं आ पाए। हालांकि ओ यांगमिंग की बातें सही लग रही थीं, लेकिन जू वानहाओ कुछ महीने पहले ही 100 पॉइजन सेक्ट में शामिल हुई थी। वह सेक्ट में बस एक मामूली साधक थी और उसने कभी सेक्ट में कोई पद नहीं संभाला था। अब वह अचानक बिना किसी बदलाव के 100 पॉइजन्स का नया सेक्ट मास्टर बनने जा रहा था।
कोई यह कैसे मान सकता था? उसे कम से कम कुछ समय के लिए एल्डर बनना चाहिए था ताकि वह 100 पॉइजन सेक्ट की स्थिति को समझ सके और फिर एक और कदम आगे बढ़ा सके। क्या जू वयांग को अचानक 100 पॉइजन्स में नंबर 1 व्यक्ति के पद पर प्रमोट करना थोड़ी जल्दबाजी नहीं थी? ज़ेन क्लैन, जू क्लैन और अलग अलग ताकतों के ऊंचे तबके के लोगों के पास अपनी राय देने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि वे जू वयांग को दुखी कर देंगे। उस समय वे जू वयांग को जीतने के बारे में भूल सकते थे। ये सच में एक दुविधा थी। ओयांगमिंग ने गॉर्डियन नॉट को तब तोड़ा जब उसने देखा कि तीनों ग्रुप के बड़े लोग कितने हिचकिचा रहे हैं। क्योंकि आप में से किसी को कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए अब से मैं 100 पॉइजन सेक्ट का नया सेक्ट लीडर बनूंगा। हम कल सक्सेशन सेरेमनी करेंगे और मुझे 100 पॉइजन सेक्ट का नया सेक्ट लीडर बनाएंगे। ओयांगमिंग का नतीजा इतना सीधा था कि तीनों ग्रुप को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला। जू वुवान मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो सब लोग। मैं कभी एक सेक्युलर खानदान का बादशाह था, इसलिए मुझे मैनेजमेंट का कुछ एक्सपीरियंस है। मैं लोगों को रैंडमली असाइन करने, बुरे सेक्ट डेवलप करने, फिजूल खर्ची करने और लड़ाइयाँ भड़काने में अच्छा हूँ। फ्यूचर में 100 पॉइजन सेक्ट मेरे हाथों में पक्का कमज़ोर नहीं होगा। होस्ट को हज़ारों अमर साधकों के सामने अपनी ज़िंदगी में पहली बार शेखी बघारने के लिए बधाई। आपको 300 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम ने जू वुचान को 100 पॉइजन सेक्ट का नया सेक्ट लीडर बनने पर बधाई देने के लिए समय पर एक बधाई मैसेज भेजा। जू वुचान की बातें सुनकर ज़ेन क्लैन, जू क्लैन और अलग अलग ताकतों के बड़े लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। ठीक है, क्योंकि यह आदमी शर्मिला नहीं है और उसे 100 पॉइजन सेक्ट के सबसे ताकतवर ग्रैंड सुप्रीम एल्डर का सपोर्ट है, इसलिए उसे एतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिंदगी मजबूरी जैसी थी, क्योंकि वह खुद को रोक नहीं सका, इसलिए वह सिर्फ इसका मज़ा ले सकता था। ज़ेन क्लैन, जू क्लैन और अलग अलग ताकतों के बड़े लोग जू वुआन के सामने घुटनों के बल बैठ गए। नमस्ते सेक्ट मास्टर। सब लोग प्लीज़ फॉर्मेलिटीज़ माफ़ करें। जू वान हाओ आदतन वही नारा लगाती थी जो वह अक्सर 9 झाओ नेशन में लगाती थी, जिससे 100 पॉइजन सेक्ट के चेलों के चेहरे पर अजीब भाव आ जाते थे। ओयांगमिंग जू वुयान को देखकर अवाक रह गया। उसने गहराई से महसूस किया कि जू वुयान कितना मोटा है। यह आदमी ढलान पर चढ़ने में सच में अच्छा था। उसने उसे बस एक स्प्रिंग बोर्ड दिया था, लेकिन उसने उससे एक ही सांस में पहाड़ की चोटी पर कूदने की उम्मीद नहीं की थी। आप किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंक सकते, आप समुद्र को बाल्टी से नहीं माप सकते। जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जो 17 साल से 9 झाओ कंट्री में छिपा हुआ था। एक बार जब वह फूट पड़ा, तो उसने तुरंत पागल सम्राट जू जेनेवू के शासन को पलट दिया और 9 झाओ कंट्री के नए सम्राट के रूप में सम्मानित किया गया। इतनी कम उम्र में अपनी त्वचा को इस लेवल तक निखार पाना, उसके जैसे बूढ़े आदमी से कम नहीं था जो 800 साल से ज़्यादा जी चुका था। जब जू वुआन कुछ साल बड़ी हुई, तो उसे नहीं पता था कि वह किस लेवल तक पहुंचेगी। ऐसा चालाक इंसान मेन सेक्ट में जाने के लिए बहुत सही होना चाहिए। जब तक वह मेन सेक्ट में अलग दिख सकती थी, उसका भविष्य अनलिमिटेड था। यह एक टैलेंट था। ओयांगमिंग ने खुशी में सिर हिलाया। वह जू वुआन की पर्सनैलिटी से भी बहुत खुश था। कल्टीवेशन की दुनिया का मेंबर होने के नाते उसमें इतनी बेशर्मी होनी चाहिए थी। जहां तक हवा और चांद के सो कॉल्ड साथ की बात है, जीथर का परी के साथ तालमेल, जैसे डिवाइन कोंडोर हीरो की जोड़ी, ये कल्टीवेशन की दुनिया में नॉर्मल नहीं था। सच्चे इमोर्टल एक्सपर्ट अक्सर सैकड़ों साल जीते थे और दुनिया के तौर तरीकों को समझते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि पहले कौन से फायदे थे और कौन सा चेहरा बेकार था। अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने और लंबी उम्र पाने के मुकाबले सो कॉल्ड चेहरा क्या था? ओयांगमिंग किसी इंसान को खुद पर 10,000 बार रोने देना पसंद करेगा, जब तक वह एक छोटे से दायरे में आगे बढ़ सके। उसे एक छोटे से दायरे में आगे बढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। आधा छोटा दायरा ही काफ़ी होगा। अगर वह काम नहीं करता, तो वह एक छोटे से दायरे के 1/3 हिस्से तक भी आगे बढ़ सकता था। ओयांगमिंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बदकिस्मती से ऐसा कोई मौका नहीं मिला। उसे उम्मीद नहीं थी कि जू वान हाओ इतनी कम उम्र में सब कुछ समझ पाएगा। जैसा कि ओयांगमिंग को पसंद आए जीनियस से उम्मीद थी, जू वान हाओ उसके लिए पूरा 100 पॉइजन सेक्ट कुर्बान करने को तैयार था। जू वयांग सच में इसके लायक था, चाहे टैलेंट हो, चमड़ी की मोटाई हो या तरीके हों। जू वयांग एक फर्स्ट क्लास इंसान था। सबने इज्जत से उसे विदा करने के बाद रिजर्व सेक्ट मास्टर जू वुआन ग्रैंड एल्डर ओयांगमिंग मिंगी के पीछे पीछे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ 5 ट्रेजर्स पीक तक गया। 5 ट्रेजर्स पीक पूरे 100 पॉइजन सेक्ट में सबसे घनी हेवन एंड अर्थ स्पिरिट क्यूई वाली जगह थी। यहीं पर ओयांगमिंग एकांत में गया था और यहीं पर 100 पॉइजन सेक्ट के सेक्ट मास्टर लंबे समय तक रहे थे। भविष्य में जू वान हाओ 5 ट्रेजर्स पीक का पीक मास्टर होगा और पूरे 100 पॉइजन सेक्ट को लीड करेगा। वह सभी कल्टीवेटर से अपनी सेवा करवाएगा और उसे बहुत सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स कमाने में मदद करेगा।
जब उन्होंने जू वुआन को जाते हुए देखा तो जू क्लैन के कई बड़े लोग गहरी आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि जिस छोटे से लड़के को कुछ महीने पहले हम महत्व नहीं देते थे उसमें इतना ज़बरदस्त टैलेंट होगा। इसके अलावा उसकी किस्मत चौंकाने वाली थी। बहुत कम समय में वह इतने आगे बढ़ गया था और वह हमसे ज़रा भी कम नहीं था। अगर हमारे जू क्लैन ने उस समय अपने पुरखों की शिक्षाओं को माना होता और अपने नए शिष्यों के साथ देखभाल और चिंता से पेश आया होता तो आज हम इतने दूर नहीं होते। हमारा जू क्लैन फिर से 100 पॉइजन सेक्ट का ओवरलॉर्ड बन गया होता। तुम सही हो, जैसा कि उम्मीद थी। अगर हम बूढ़े आदमी की बात नहीं मानेंगे तो हम नुकसान में रहेंगे। जिस पल हमारे पुरखे चले गए उसी पल हम अपने पुरखों की सीख भूल गए और हमने स्वर्ग के ऐसे गर्वित बेटे को बेकार में खो दिया। अगर हम भविष्य में उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो शायद वह एक दिन अपना मन बदल लेगा। उस समय हमारा जू कबीला लंबे समय तक तरक्की कर पाएगा। अपने बिना नुकसान वाले टैलेंट से वह अपने जीवन काल में गोल्डन कोर स्टेज में जा पाएगा और हमारे 100 पॉइजन सेक्ट का सपोर्टर बन जाएगा। हमें एक अच्छा रिश्ता बनाने और अपने रिश्ते को फिर से ठीक करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ... ये सिर्फ जू कबीला नहीं था, ज़ेन कबीला और दूसरी ताकतों ने भी हार नहीं मानी थी। वे सोच रहे थे कि जू वयांग को कैसे फंसाया जाए। सबसे ज़रूरी बात, उन्हें जू कबीला के साथ उसका रिश्ता तोड़ना था। तभी उनके पास जू वयांग को जीतने का मौका होता। जू वुआन, जिसे अभी अभी एक बेकार कचरे से एक पॉपुलर इंसान बनाया गया था, ओयांग मिंगी के पीछे चल रहा था जो खुशी से झूम रहा था। वे 5 ट्रेजर्स पीक के पीछे एक छिपे हुए पत्थर के हॉल की ओर चल रहे थे। 100 पॉइजन सेक्ट के सबसे कीमती खजाने और मैनुअल 5 ट्रेजर्स पीक पर एक छिपे हुए पत्थर के हॉल में छिपे हुए थे और जू वुआन का टारगेट ये चीज़ें थीं। ओयांग मिंग ने जब जू वानहाओ की ज्ञान और पुरानी किताबों के लिए उत्सुकता देखी तो वह फिर से सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसके पास टॉप नॉच टैलेंट, फर्स्ट क्लास पर्सनैलिटी और साधना के प्रति एक भक्तिपूर्ण रवैया था। एक बार जब वह मुख्य सेक्ट में शामिल हो जाता तो वह निश्चित रूप से ऊपर उठता। इसके अलावा मेन सेक्ट का मुश्किल माहौल जू वुआन जैसे बड़े अच्छे बच्चों के लिए भी सही था। उसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं थी। जब तक वह मेन सेक्ट के अंदर के चेलों में टॉप 100 में रैंक कर लेता तब तक 100 पॉइजन को मेन सेक्ट में वापस लाने और अपने पिता और दादा के ज़िंदगी भर के सपने को पूरा करने के लिए ये काफ़ी होता। ओयांग मिंग भी इस मौके का फ़ायदा उठाकर मेन सेक्ट में वापस आ जाता और कुछ रिसोर्स और ग्रूमिंग हासिल कर लेता ताकि वह आगे बढ़ सके। अगर जू वुआन टॉप 50 या टॉप 10 में भी आ जाता तो कमाल होता। ये सोचकर ओयांग मिंग की सांसें तेज हो गईं। उसने इसके बारे में और सोचने की हिम्मत नहीं की। अगर वह चाहता भी तो वह इसे और रोक नहीं पाता। ओयांग मिंग ने अपनी बेचैन भावनाओं को दबाया और जू वुआन को 5 ट्रेजर्स पीक के अंदर छिपे पत्थर के हॉल में ले गया। कई चेकपॉइंट से गुजरने के बाद वे दोनों कुछ मीटर चौड़े एक काले पत्थर के कमरे में दिखे। ये पत्थर का हॉल थोड़ा छोटा था, इसलिए इसे पत्थर का कमरा कहना चाहिए। जू वयांग ने मजाक उड़ाया। उसकी नज़र तुरंत पत्थर के कमरे के चारों ओर रखी स्पिरिचुअल जेड बुक शेल्फ पर पड़ी। इन स्पिरिचुअल जेड बुक शेल्फ पर कल्टिवेशन टेक्निक और मैनुअल रखे थे जो स्पिरिचुअल क्यूई की परतों में लिपटे हुए थे। उनके चारों ओर एरे लाइट की लहरें भी थीं जो इन कल्टिवेशन टेक्निक और मैनुअल की रक्षा कर रही थीं। ये सभी फॉर्मेशन लो लेवल टॉप ग्रेड फॉर्मेशन थे। साथ मिलकर उन्होंने एक लो लेवल टॉप ग्रेड फॉर्मेशन ग्रुप बनाया। कुछ गोल्डन कोर कल्टिवेटर भी इसे तोड़ नहीं पाएंगे। ओयांग मिंग ने जू वुआन को बताया कि एरे को कैसे एक्टिवेट करना है और जू वुआन ने तुरंत इसे खोला और एक हाई ग्रेड स्पेल निकाला। 5 लाइटनिंग टेक्निक। नॉर्मल हालात में सिर्फ गोल्डन कोर कल्टिवेटर ही हाई लेवल स्पेल कर सकते थे। जब वे सफलतापूर्वक साधना कर लेते थे तो वे अपने हाथों के एक इशारे से 9 स्वर्गों से बिजली के कई बोल्ट छोड़ सकते थे। उनकी हमला करने की ताकत बहुत ज़्यादा थी जो जू वयांग की किसी भी अमर मार्शल आर्ट से कहीं ज़्यादा थी। ये जानना ज़रूरी था कि जू वयांग की अमर मार्शल आर्ट में कई बदलाव हुए थे और यह असल में कुछ आम हाई ग्रेड स्पिरिचुअल मंत्रों के बराबर थी। हालांकि 5 थंडर टेक्निक भी हाई ग्रेड स्पिरिचुअल मंत्रों में एक काफ़ी शक्तिशाली स्पिरिचुअल मंत्र था। ये मिडिल ग्रेड इमोर्टल मार्शल आर्ट इसकी तुलना कैसे कर सकते थे। जू वुआन को उम्मीद नहीं थी कि 100 पॉइजन सेक्ट के सीक्रेट पत्थर के हॉल में 5 थंडर टेक्निक होगी। किसी किताब को उसके कवर से पहचानना नामुमकिन था। सिर्फ इस 5 थंडर टेक्निक ने ही उस साधारण पत्थर के कमरे को पत्थर का हॉल कहलाने लायक बना दिया। जैसा कि कहा जाता है, अगर पहाड़ ऊंचा नहीं है तो वह स्पिरिचुअल होगा, अगर पानी गहरा नहीं है तो वह स्पिरिचुअल होगा। हालांकि 5 ट्रेजर्स पीक पर यह पत्थर का कमरा थोड़ा सादा था लेकिन अंदर की चीज़ें सादी नहीं थीं। इन चीज़ों के बैकग्राउंड में बेकार पत्थर का कमरा भी शानदार हो गया। तेज़ रोशनी की वजह से लोगों के लिए अपनी आंखें खोलना मुश्किल हो गया था। जू वानहाओ अपनी आंखें मलने से खुद को रोक नहीं पाए। उसे याद आया कि उसने सोचा था कि स्टोन हॉल नाम उसके डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता और सिर्फ स्टोन चैम्बर कहलाने लायक है।
उसे लगा कि इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो सच में बहुत खुशबूदार हैं। इसके अलावा जब इस स्टोन हॉल में 5 थंडर टेक्निक जैसी इतनी अच्छी चीज़ थी तो और भी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। उसे उम्मीद थी कि दूसरी कल्टीवेशन टेक्निक और पुरानी किताबें उसे निराश नहीं करेंगी। बस एक ही अफसोस था कि दाव की शुरुआत की जेड बुक का निचला हिस्सा यहाँ नहीं था। ओह यांगमिंग को लगा कि जू वुवान के टैलेंट के बावजूद वह दाव की शुरुआत की जेड बुक का निचला हिस्सा नहीं सीख पाए और ऊंचे लोक में कदम रखने के लिए इसका इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। लेकिन सिर्फ जू वुवान ही जानती थी कि अपनी चीटिंग से असल में ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं सीख सकती थी, जब तक कि वह ऐसी चीज़ न हो जिसे कोई आदमी सीख सके। ओह यांगमिंग ने खुशी से सिर हिलाया जब उसने देखा कि जू वानहाओ हाई ग्रेड इमोर्टल टेक्निक और हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्पेल में डूबा हुआ था। फिर वह चुपचाप स्टोन हॉल से चला गया। जू वुवान उसमें डूबा रहा। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम के नोटिफिकेशन उसके दिमाग में आते रहे, उसे याद दिलाते रहे कि उसने कितने ब्रेकर थ्रू स्टोन हासिल किए हैं। मिड लेवल इमोर्टल टेक्निक और स्पेल की तुलना में हाई लेवल इमोर्टल टेक्निक और स्पेल जू वुवान के लिए साफ तौर पर ज़्यादा ब्रेकर थ्रू स्टोन ला सकते थे, जिससे वह तेज़ी से बेहतर हो सकती थी। 5 थंडर टेक्निक पढ़ने के बाद जू वयांग को यह अच्छी तरह याद आ गया। जू वयांग इस हाई लेवल स्पेल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसके बजाय वह इसे सीखना और बेहतर बनाना चाहता था, इसे अपने सबसे अच्छे स्पेल में से एक बनाना चाहता था। आखिरकार 5 थंडर टेक्निक तेज़ और पावरफुल थी, जिससे इससे बचना नामुमकिन था। एक बार जब कोई इसे बड़ी सफलता के लेवल तक ले जाता तो इसकी अटैक पावर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती। बस बात यह थी कि इसे कल्टीवेट करना थोड़ा मुश्किल था और शुरुआती स्टेज में तैयारी का समय थोड़ा लंबा था। हालांकि जू वुवान के लिए यह कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक ऐसे इंसान के तौर पर जो पवित्र पैदा हुआ था और जिसकी समझ बहुत ज़्यादा थी, उसकी कल्टीवेटिंग निश्चित रूप से बहुत धीमी नहीं होगी। क्या उसके पास अभी भी ब्रेकर थ्रू स्टोन नहीं था? जहाँ तक तैयारी के लंबे समय की प्रॉब्लम की बात है, वह बाद में इसे तुरंत कास्ट करने के लिए सुधार कर सकता था। इससे ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरे कल्टीवेटर के लिए 5 थंडर टेक्निक को बेहतर बनाना स्वर्ग में चढ़ने जितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जू वुवान के लिए 5 थंडर टेक्निक को बेहतर बनाना बस ज़्यादा समय बिताने की बात थी। 5 थंडर टेक्निक को समझने के बाद जू वयांग ने दूसरी हाई लेवल स्पेल बुक उठाए। हजारों इल्यूशन। ये दुश्मन को इल्यूशन में फंसाने के लिए मेंटल पावर और ट्रू एसेंस पावर का असरदार तरीके से इस्तेमाल कर सकता था और उन्हें बिना ये जाने मार सकता था कि वे कहाँ हैं। यह जू वुवान की फैंटेसी इमोर्टल मस्टर्ड की भी मदद कर सकता था, जिससे वह और मजबूत हो जाता। साथ ही ये 1000 इल्यूशन आर्ट की पावर भी बढ़ा सकता था। दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहा जा सकता था। यह एक और प्रैक्टिकल हाई लेवल स्पेल था, इसलिए उसे इसे सीखना ही था। जू वयांग ने इसे तुरंत याद कर लिया और अच्छी तरह समझ लिया। वह 1000 इल्यूशन टेक्निक को अपग्रेड करने और इसे एक ऐसे स्पेल में बदलने के लिए समय और ब्रेकर थ्रू स्टोन खर्च करने के लिए तैयार था जिसमें वह अच्छा था। उसके बाद ये तीसरी हाई लेवल स्पेल बुक थी। जू वयांग की आंखें फिर से चमक उठीं। कैओटिक ब्लेड विंड एंड विंड ब्लेड फॉर्मेशन का एडवांस्ड स्पेल एक बार बहुत ज़्यादा कल्चर करने के बाद चुपचाप ज़बरदस्त पावर वाले 1000 से ज़्यादा विंड ब्लेड छोड़ सकता था, जिससे दुश्मन को चकमा देने और भागने का मौका दिए बिना ही मार दिया जाता था। इसे एक ऐसा जाल कहा जा सकता था जिससे बचा नहीं जा सकता था। खास बात यह थी कि यह शांत था और हत्या और चुपके से हमला करने के लिए सबसे सही था। जू वुवान को यह बहुत पसंद था, इसलिए जाहिर है उसे इसे सीखना ही था। 100 पॉइजन सेक्ट का ये सीक्रेट पत्थर का हॉल सच में कमाल का था। अंदर का हर हाई लेवल स्पेल बहुत काम का और शानदार था। जू वयांग को भी इसे समझने और इसमें माहिर होने में थोड़ा समय लगा। 100 पॉइजन सेक्ट सदर्न वेस्टलैंड में बस एक छोटा और मीडियम साइज का सेक्ट था। उनके पास इतने पावरफुल हाई लेवल स्पेल नहीं होने चाहिए थे। ये थोड़ा अजीब था कि उनमें से 10 से ज़्यादा थे। क्या ऐसा हो सकता है कि 100 पॉइजन सेक्ट की कोई अनजान बुनियाद थी जिससे उन्हें इतने पावरफुल स्पेल मिले? अगर ऐसा था तो उसने सोचा कि क्या वह भविष्य में 100 पॉइजन सेक्ट के कनेक्शन का इस्तेमाल करके ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेशन सेक्ट में शामिल हो सकता है। तभी वह ज़्यादा रिसोर्स और ब्रेकर थ्रू स्टोन पा सकेगा। आखिरकार जैसे जैसे जू वयांग की ताकत बढ़ती गई, 100 पॉइजन सेक्ट से मिलने वाले रिसोर्स निश्चित रूप से कम होते गए। उस समय एक जगह पर न रुकने के लिए जू वयांग को एक बेहतर जगह जाना होगा। यह खेती की दुनिया का आम ट्रेंड था और यह कल्टीवेटर्स का ज़रूरी पीछा भी था। जू वयांग भी इससे अलग नहीं था। ये ठीक वैसा ही था जैसे जब वह जियूझाओ कंट्री में था। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, जियूझाओ कंट्री से मिलने वाले रिसोर्स अब उसके लिए जल्दी से बेहतर होने के लिए काफ़ी नहीं थे। इसलिए जू वुवान सिर्फ जियूझाओ कंट्री छोड़ सकता था। जब 100 पॉइजन सेक्ट के पास उसके लिए रिसोर्स खत्म हो जाते तो जू वानहाओ अपने आप 100 पॉइजन सेक्ट छोड़ देता और कोई उसे रोक नहीं सकता था। आखिरकार इंसानियत के रास्ते में रुकावट डालना किसी को मारने जैसा था।
भले ही पूरा 100 पॉइजन सेक्ट उसे रोकना चाहता, ज़ुबयांग फिर भी 100 पॉइजन सेक्ट की लाशों के ऊपर से कदम रखता और एक बेहतर जगह की ओर बढ़ जाता। अमर रास्ता एक ऊंची इमारत जैसा था। सिर्फ ऊंची जगह पर खड़े होकर ही कोई बेहतर नज़ारा देख सकता था और बेहतर रिसोर्स पा सकता था। साथ ही उसकी ज़िंदगी भी लंबी होती। हमेशा निचली मंजिल पर खड़े रहना बेकार था। अगर 100 पॉइजन सेक्ट के पास दूसरे रिसोर्स होते तो ठीक रहता। ज़ू वुआन भी 100 पॉइजन सेक्ट को आगे बढ़ने के तरीके के तौर पर इस्तेमाल करने को तैयार था। आखिर अगर वह उन्हें अच्छी तरह जानता तो उसे बेहतर ग्रूमिंग मिलनी चाहिए थी। अगर 100 जहर संप्रदाय के पास कोई और रिसोर्स नहीं होते तो ज़ुबयांग दूसरे अमर साधना संप्रदायों में जाने का कोई तरीका सोचता। तभी वह बेहतर साधना रिसोर्स पा सकता था, तेजी से बेहतर हो सकता था और ऊंचे लोक तक पहुंच सकता था। असल में जब वह बुक कलेक्शन पीक की पत्थर की बिल्डिंग में कुछ अमर तकनीकें और स्पिरिचुअल मंत्र सीख रहा था तो ज़ू वुआन ने पाया था कि 100 जहर संप्रदाय की कई अमर तकनीकें और स्पिरिचुअल मंत्र बहुत बढ़िया थे। यह एक छोटे और मीडियम साइज के अमर साधना संप्रदाय के तौर पर उसके स्टेटस से मेल नहीं खाता था। जब तक उसने इतनी सारी हाई ग्रेड अमर तकनीकें और स्पिरिचुअल मंत्र नहीं देखे तब तक ज़ू वुआन को कुछ समझ नहीं आया। असल में ज़ू वुआन को यह बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। इस बात से कि 100 पॉइजन सेक्ट के पास दुनिया की नंबर 1 अमर टेक्निक जेड बुक ऑफ दाओ बिगिनिंग के ऊपरी और बीच के हिस्से थे, साथ ही पॉइजन रिफाइनमेंट टेक्निक और 10 पॉइजन टेक्निक भी थी। उन्हें क्यूई कंडेंसेशन और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में टॉप अमर टेक्निक कहा जा सकता है। इसके अलावा ओ यांगमिंग ने उसे बताया था कि 100 पॉइजन सेक्ट की सबसे कीमती कल्टीवेशन टेक्निक 100 पॉइजन आर्ट सदर्न वेस्टलैंड में सबसे अच्छी टेक्निक में से एक थी। इन जगहों से ज़ुबयांग को समझ जाना चाहिए था कि 100 पॉइजन सेक्ट बहुत खास था। यह एक ऐसा सेक्ट था जिसकी एक कहानी और एक फाउंडेशन था, बस उसे नहीं पता था कि यह किस रास्ते पर ले जाता है। ज़ू वुआन थोड़ा मुस्कुराया और कैओटिक ब्लेड विंडैंड को समझना जारी रखा। इस हाई लेवल स्पेल को एक ऐसा स्पेल बनाने की तैयारी कर रहा था जिसका वह अक्सर इस्तेमाल करता था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसकी अच्छी किस्मत यहीं खत्म हो गई थी। हालांकि आगे जो कुछ हाई लेवल मंत्र उसने देखे वे काफ़ी प्रैक्टिकल थे, लेकिन वे वो नहीं थे जो ज़ू वुआन चाहता था। ज़ू वुआन उन्हें सिर्फ समझ सकता था और धीरे धीरे उन्हें उन मंत्रों और अमर मार्शल आर्ट्स में शामिल कर सकता था जिनमें उसने महारत हासिल की थी। जब तक ज़ू वुआन ने एक हाई ग्रेड अमर आध्यात्मिक साधना तकनीक को नहीं समझा तब तक उसे एक बार फिर बम्पर फसल की खुशी का अनुभव नहीं हुआ। सेंट एसेंस सॉन्ग। इस आध्यात्मिक साधना तकनीक का नाम थोड़ा अजीब था। सेंट एसेंस, क्या ये गाना पवित्र आत्मा के बारे में है? क्या आत्मा बहुत पवित्र है? सिर्फ नाम देखकर ही लोग इसका मजाक उड़ाना चाहते थे और उनके मन में एक अजीब सा ख्याल भी आया। हालांकि जब उन्होंने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो ये सच में बहुत पवित्र था। इसके बिना कोई इंसान नहीं होता, साधक तो दूर की बात है। इसलिए ये सच में बहुत पवित्र था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था। दुर्भाग्य से जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी और उसके जीन्स भी बेहतर होते गए, ज़ू वुआन के लिए वारिस को जन्म देना और भी मुश्किल होता गया। ज़ू वुआन की 100 जहर संप्रदाय में कोई महिला साधना पार्टनर नहीं थी। पहले ज़ू वुआन की 100 जहर संप्रदाय में अच्छी इमेज नहीं थी, इसलिए जाहिर है कोई भी महिला साधक उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी। इस वजह से ज़ू वुआन कुछ कोशिश नहीं कर सका या कुछ करने के लिए मेहनत नहीं कर सका। यह अफसोस की बात थी। ऐसा लग रहा था कि उसे भविष्य में इस मामले को सुलझाने का कोई तरीका सोचना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वह अपने जीन्स या कुछ और कमज़ोर कर लेगा। उसे पहले एक वारिस को जन्म देना होगा। जाने से पहले उसे कई खूबसूरत महिलाओं को सफाई देनी थी। हालांकि पवित्र सार गीत का नाम थोड़ा अजीब था और लोगों को इसे किसी ऐसी चीज़ से जोड़ता था जिसे बताया नहीं जा सकता। ये ज़ू वुआन के लिए खास तौर पर काम का था। जैसे ही उसने पन्ने पलटे और उन्हें समझा, ज़ू वुआन को अचानक एहसास हुआ कि स्वर्गीय बर्फ तकनीक और स्वर्गीय बर्फ तकनीक के बीच कई समानताएं थीं। दोनों को असरदार तरीके से मिलाकर एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक साधना तकनीक बनाई जा सकती थी। ज़ू वानहाओ इसके नशे में चूर हो गया। उसके दिमाग में हजारों विचार आपस में जुड़ गए, जिससे सेंट एसेंस सॉन्ग और स्काई आइस आर्ट का असरदार तरीके से मिक्स होकर एक और भी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल कल्टीवेशन टेक्निक बन गई। ये जानना ज़रूरी था कि सेंट एसेंस सॉन्ग सबसे पावरफुल हाई ग्रेड मेंटल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक में से एक थी। अब जब इसे स्काई आइस आर्ट में मिला दिया गया था तो इसने अपनी कमियों को दूर कर दिया था और स्काई आइस आर्ट को और भी डरावना बना दिया था। ज़ू वुआन एक बार फिर ज्ञान की स्थिति में चला गया। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार एपिफेनी में जाने के लिए बधाई। आपको 1000 ब्रेक थ्रू स्टोन मिले हैं। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक हाई ग्रेड इमोर्टल टेक्निक के साथ फ्यूज़ करने के लिए बधाई। आपको 1000 ब्रेक थ्रू स्टोन मिले हैं। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार हाई लेवल स्पिरिचुअल इमोर्टल टेक्निक के साथ फ्यूज़ करने के लिए बधाई। आपको 900 ब्रेक थ्रू स्टोन मिले हैं।
स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से आने वाले नोटिफिकेशन उसके दिमाग में आते रहे। थोड़े ही समय में ज़ू वुआन को बहुत सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन मिल गए थे। हालांकि फैंटेसी इमोर्टल मस्टर्ड के दबाव में ये ब्रेकर थ्रू स्टोन फिलहाल कोई परेशानी नहीं कर सके। आखिर ज़ू वुआन के शरीर में सिर्फ आधे ब्रेकर थ्रू स्टोन ही ज़बरदस्ती डाले गए थे। ज़ू वुआन इसमें डूबा हुआ था और उसकी एपिफेनी की एफिशिएंसी बार बार बढ़ती गई। ज़ू वुआन की समझने की काबिलियत पहले से ही डरावनी थी और अब एपिफेनी के साथ उसकी समझने और फ्यूजन की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर थी। अगर ओ यांगमिंग इसे देख पाते तो वह हैरान रह जाते और उनकी भावनाएं फिर से उमड़ पड़तीं। यह एपिफेनी कई घंटों तक चली। एपिफेनी खत्म होने के बाद सेंट एसेंस सॉन्ग और स्काई आइस टेक्निक पूरी तरह से एक साथ मिल गए, जिससे एक टॉप क्लास हाई ग्रेड मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक बन गई। बेशक सबसे ज़रूरी बात यह थी कि यह हाई लेवल स्पिरिचुअल कल्टीवेशन टेक्निक ज़ू वुआन के शरीर के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल थी। ज़ू वुआन ने इसे अपनी कंडीशन के हिसाब से बनाया था, इसलिए जब उन्होंने इस हाई लेवल स्पिरिचुअल कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीव किया तो आधी मेहनत में दोगुना असर हुआ। ज़ू वुआन का जन्मजात टैलेंट पहले से ही मजबूत था और उन्हें ब्रेकर थ्रू स्टोन की मदद मिली थी। इसके साथ भविष्य में ज़ू वुआन की मेंटल पावर जमा करने की स्पीड निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा होगी। होली आइस टेक्निक, ये वह नाम था जो झू वान्यू ने बदलाव के बाद आध्यात्मिक साधना टेक्निक को दिया था। तथाकथित संत का मतलब यह नहीं था कि कोई खास आत्मा बहुत पवित्र थी, बल्कि यह था कि होली आइस टेक्निक से विकसित की गई आध्यात्मिक शक्ति बहुत बड़ी और पवित्र थी और कुछ राक्षसों को काबू में कर सकती थी। कहा जाने वाला बर्फ होली आइस टेक्निक से विकसित की गई मानसिक शक्ति का एक खास असर था। ये साधक के दिल को बर्फ की तरह शांत कर सकता था और हर समय शांत रख सकता था, जो साधना में भटकाव को रोकने के लिए फायदेमंद था। होली आइस टेक्निक से बनाई गई मेंटल पावर बहुत ज़्यादा और प्योर, स्टेबल और असरदार थी, जिसने ज़ू वुआन की मेंटल बुनियाद को और मजबूत किया। इसके अलावा होली आइस आर्ट को समझने और बनाने के प्रोसेस में ज़ू वुआन ने इसे पहले ही पूरी तरह से सीख लिया था। यहाँ तक कि उनका स्पिरिचुअल एसेंस 1300 मीटर के दायरे तक पहुँच गया था। इसके अलावा झील जैसे स्पिरिचुअल एसेंस की गहराई में क्रिस्टल हल्के से दिखाई दे रहे थे। वह एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल था। सो कॉल्ड स्पिरिचुअल क्रिस्टल नेचुरली एक तरह का क्रिस्टल था जो तब बनता था जब स्पिरिचुअल एसेंस बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता था। इसके बाद ज़ू वान को जो करना था वह था स्पिरिचुअल एसेंस को लगातार स्पिरिचुअल क्रिस्टल में गाढ़ा करना और स्पिरिचुअल क्रिस्टल को अपने निवान पैलेस में फैलाना। जब पूरा निवान पैलेस स्पिरिचुअल क्रिस्टल से भर गया तो क्रिस्टल को ची में बदलने का समय आ गया। क्या ये जाना पहचाना लगा? जब मार्शल आर्टिस्ट रास्ते में आए तो उन्हें क्रिस्टल को ची में बदलना और उन्हें असली ची में बदलना था। लेकिन उस समय की तुलना में स्पिरिचुअल क्रिस्टल का ची में राइजिंग क्रिस्टल बेशक ज़्यादा खतरनाक और डरावना था। इसके अलावा स्पिरिचुअल क्रिस्टल का ची में राइजिंग क्रिस्टल एसेंस ची या डिवाइन ची में नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल सेंस की पावर में बदल गया। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस मेंटल पावर से कहीं ज़्यादा थी। ये कुछ ऐसा था जो मेंटल पावर से कहीं ज़्यादा था। सिर्फ जब कोई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के साथ पैदा होता था तभी उन्हें गोल्डन कोर बनाने, गोल्डन कोर दायरे में कदम रखने, गोल्डन कोर डाओइस्ट मास्टर बनने और 1000 साल की उम्र पाने की उम्मीद हो सकती थी। जैसे जब उसने मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते पर कदम रखा, अगर उसे जिंदन हासिल करना था तो उसे पहले अपनी स्पिरिट या यूं कहें कि अपनी स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल करना था। स्पिरिचुअल सेंस हासिल करने के बाद ही वह और भी ज़्यादा खतरनाक और डरावनी ट्रू एसेंस पावर को गाढ़ा कर सकता था। वहां से ट्रू एसेंस पावर को भी ची में बदला जा सकता था और गोल्डन कोर में गाढ़ा किया जा सकता था। होली आइस टेक्निक के बदलाव के साथ ज़ू वुआन की मेंटल पावर मेंटल एनर्जी के स्टेज से आगे निकलकर मेंटल क्रिस्टल के स्टेज में आ गई थी। अगला स्टेप था सारे स्पिरिचुअल एसेंस को स्टेप बाय स्टेप स्पिरिचुअल क्रिस्टल में कंडेंस करना। आखिर में क्रिस्टल क्यूई में बदल जाएंगे और स्पिरिचुअल पावर में बदल जाएंगे। इस एपिफेनी ने ज़ू वुआन का आधे महीने से ज़्यादा का समय बचाया। इसने ज़ू वुआन को भविष्य में मेंटल पावर को कल्टीवेट करते समय आधी मेहनत में दोगुना रिजल्ट पाने में भी मदद की। यह एक शानदार फसल थी। थोड़ा मुस्कुराते हुए ज़ू वुआन ने दूसरे स्पेल और इमोर्टल टेक्निक को समझना शुरू किया ताकि ये देख सकें कि क्या उन्हें होली एसेंस सॉन्ग जैसी कोई अच्छी चीज़ मिल सकती है। बदकिस्मती से ओ यांगमिंग ने कुछ ही देर बाद उन्हें फ़ोन किया और बताया कि 100 पॉइजन सेक्ट के सक्सेशन सेरेमनी का समय हो गया है। अब से ज़ू वुआन 100 पॉइजन सेक्ट का नया सेक्ट लीडर था। होस्ट को जिंदगी में पहली बार 100 पॉइजन सेक्ट का लीडर बनने पर बधाई। आपको 3000 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। हालांकि यह सिर्फ एक मीडियम साइज का इमोर्टल कल्टीवेशन सेक्ट था, 100 पॉइजन सेक्ट आखिर एक इमोर्टल कल्टीवेशन सेक्ट था। इसने कई राजवंशों को कंट्रोल किया और दुनिया में ज़बरदस्त ताकत रखी। इसलिए जब वह 100 पॉइजन सेक्ट का नया सेक्ट मास्टर बना तो वह ज़ू वुआन के लिए कुल 3000 ब्रेकर थ्रू स्टोन लाया।
अगर वह पहली बार जू वुवान के लिए इतने सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन ला सकता था तो दूसरी और तीसरी बार का क्या? उसे भी बहुत सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन मिलने चाहिए थे। जब वह भविष्य में गद्दी छोड़ना चाहे तो वह कुछ और बार ऐसा कर सकता था। उसे 3 बार अंदर आना और 3 बार बाहर निकलना जरूरी था। जब उसने जू वुवान को धीरे धीरे 5 ट्रेजर्स पीक के मेन हॉल के सेक्ट लीडर की जगह की ओर जाते देखा तो उसने ज़ेन क्लैन के चेलों को देखा, जिनके दर्जनों फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर जू वुवान ने मारे थे, और 1000 से ज्यादा क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर जू क्लैन के चेले, जिनके लगभग आधे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर जू वुवान के 3 मैडनेस सेट ने चुरा लिए थे, और अलग अलग फोर्स के चेले जिनके 70% से ज्यादा रिसोर्स और खजाने जू वुवान के 3 मैडनेस सेट ने चुरा लिए थे। चेहरे पर मुस्कान और शुक्रगुजारी के साथ उन्होंने जू वयांग का 100 पॉइजन सेक्ट के नए सेक्ट लीडर के तौर पर खुशी खुशी स्वागत किया। वे जू वयांग को 100 पॉइजन सेक्ट को और भी शानदार कल की ओर ले जाते हुए देखने के लिए उत्सुक थे। जू वुआन, वह धोखेबाज जिसने 100 पॉइजन सेक्ट को लगभग स्वर्ग भेज दिया था, जयकारों जयकारों और जयकारों के बीच अपनी नई गद्दी की ओर चल पड़ा। भविष्य में वह विशाल 100 पॉइजन सेक्ट का इंचार्ज होगा। वह 100 पॉइजन सेक्ट के साधकों को पहाड़ खोदने, नहरें खोदने, सुंदर जगहें बनाने और 100 पॉइजन सेक्ट को धरती पर स्वर्ग बनाने में मदद करेगा। साथ ही जू वुआंग इन बड़े प्रोजेक्ट से काफ़ी मात्रा में ब्रेकर थ्रू स्टोन भी हासिल कर पाएगा। कुल मिलाकर जब तक भविष्य में कुछ ऐसा था जिसका ज़्यादा असर हो, जू वुआंग उसे करने के लिए तैयार था। 100 पॉइजन सेक्ट उसका ट्रांजिशन होगा। जू वुआंग इस ट्रांजिशन पीरियड का फ़ायदा उठाकर अपनी ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा और भविष्य की तैयारी के लिए काफ़ी ब्रेकर थ्रू स्टोन बचाएगा। ये जगह धीरे धीरे उसे जगह नहीं दे पा रही थी। पीड़ितों के ग्रुप की तालियों के बीच जू वयांग 100 पॉइजन सेक्ट की गद्दी पर बैठा और 100 पॉइजन सेक्ट का दौर शुरू हुआ। 5 ट्रेजर्स पीक के मेन हॉल की तरफ ग्रैंड एल्डर ओयांगमिंग ये सब देखकर खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि चूंकि वह 100 पॉइजन सेक्ट का सेक्ट मास्टर बन गया है, इसलिए जू वयांग पूरे 100 पॉइजन सेक्ट के रिसोर्स को अपनी सेवा के लिए जुटाने के काबिल होगा। इस तरह जू वयांग को अपना ऑरस कोर सक्सेसफुली बनाना चाहिए और 100 साल से भी कम समय में गोल्डन कोर कल्टीवेटर बनना चाहिए। एक ऑरस कोर स्टेज कल्टीवेटर जो 100 साल से कम उम्र का होता था, उसे मेन सेक्ट में भी जीनियस माना जाता था। तब तक वह एक इन डिसाइपल बन जाएगा और वह और 100 साल कल्टी करने के बाद 100 पॉइजन्स रैंकिंग लिस्ट में रैंक कर सकता है। तब तक ओयांगमिंग मेन सेक्ट में लौटने के बारे में सोच सकते थे। इसके अलावा मेन सेक्ट से सभी तरह के रिसोर्स और खजानों के सपोर्ट से जू वयांग की कल्टीवेशन स्पीड निश्चित रूप से तेज होगी। भविष्य में नेसेंट सोल रेल्म तक पहुंचने और घमंड से हंसने की संभावना हो सकती है। हर नेसेंट सोल रेल्म कल्टीवेटर पूरे सदर्न वेस्टलैंड में कोई मामूली नहीं था। वे एक मिडिल क्लास कल्टीवेशन सेक्ट पर राज करने के काबिल थे। ओयांगमिंग को जू वानहाउ से ज़्यादा उम्मीदें नहीं थीं। वह सिर्फ नेसेंट सोल स्टेज के पुराने मॉन्स्टर्स के बीच एक पावर हाउस बनना चाहता था, और यह पहले से ही काफ़ी अच्छा था। जहाँ तक ऊंचे लेवल की बात है, उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। उसने इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। ओयांगमिंग के नज़रिए से भले ही जू वुआन के पास एक रेयर मार्शल स्पिरिट रूट था और उसकी समझने की क्षमता बहुत अच्छी थी, फिर भी उसके लिए इस जिंदगी में एक्सेप्शनल गोल्ड कोर रेल्म तक पहुंचना पहले से ही बहुत अच्छा था। अगर वह ओरिजिनल लेवल तक पहुंचकर एक पुराना मॉन्स्टर बन पाता तो यह एक चमत्कार होता। अमर साधना का रास्ता मुश्किलों से भरा था। टैलेंट ज़रूरी था, लेकिन रिसोर्स और पार्टनर भी बहुत ज़रूरी थे। इन मामलों में जू वयांग को जन्मजात कमज़ोर कहा जा सकता था। चाहे वह जियू झाओ नेशन हो जब उसने मार्शल आर्ट्स के जरिए दाव में एंट्री की थी, या इस समय 100 पॉइजन सेक्ट हो, उन्हें अमीर जगह नहीं माना जाता था। जू वयांग को जो रिसोर्स दिए जा सकते थे वे सीमित थे। अगर वह भविष्य में मेन सेक्ट में भी आ जाता तो उसे बिना किसी कनेक्शन और कनेक्शन के हर तरह के रिसोर्स के लिए लड़ना पड़ता। नतीजतन उसके लिए हर कदम उठाना मुश्किल होता। अगर वह सावधान नहीं रहता तो वह मारा जाता। ऐसे हालात में जू वयांग के लिए एक्सेप्शनल गोल्ड कोर रेल्म में सफलतापूर्वक एंट्री करना पहले से ही आसान नहीं था। नेसेंट सोल रेल्म की तो बात ही छोड़ दें। किस नेसेंट सोल स्टेज के पुराने मॉन्स्टर की ग्रोथ हिस्ट्री किसी लेजेंडरी नॉवेल से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। हालांकि जू वयांग बहुत टैलेंटेड थी, फिर भी उसे एक लेजेंडरी कहानी में बदलना बहुत मुश्किल था। ओयांगमिंग को बस यही उम्मीद थी कि जू वानहाउ एक दिन मेन सेक्ट में एंटर कर पाएगी और कुछ ऊंचे लोगों का फेवर पालेगी ताकि वे उसे नर्चर कर सकें। ये बहुत अच्छा होगा, और जू वयांग के टैलेंट और काबिलियत के साथ वह कुछ बड़े लोगों की नज़रों में आ जानी चाहिए। ओयांगमिंग को ये सोचकर राहत मिली और उसके चेहरे पर मुस्कान और भी ज़्यादा चमक गई। उसने जू वयांग को 100 पॉइजन सेक्ट मास्टर के पद पर प्यार से चढ़ते देखा, फिर उसने ऑर्डर देना शुरू कर दिया। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार 100 पॉइजन सेक्ट में दफनाने का ऑर्डर दिया। आपको 200 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स मिले हैं।
होस्ट को बधाई कि आपने अपनी जिंदगी में पहली बार 100 पॉइजन सेक्ट को ठीक होने दिया। आपको 300 ब्रेक थ्रू स्टोन्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि आपने अपनी जिंदगी में पहली बार 100 पॉइजन सेक्ट के रिसोर्स को इंटीग्रेट किया। तुम्हें 500 ब्रेक थ्रू स्टोन्स मिले हैं। नए सेक्ट लीडर बनने के बाद जू वयांग जाहिर है ज्यादा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अभी भी लोगों को शांत करने पर ध्यान दिया। पहला कदम था इस समय के दौरान मारे गए 100 पॉइजन सेक्ट के शिष्यों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक समारोह आयोजित करना। साथ ही वह एक बार फिर गो पॉइजन सेक्ट और फैंग चेनवू पर दोष मनेगा और खुद को किसी भी चीज से दूर कर लेगा। दूसरा कदम जाहिर है 100 पॉइजन सेक्ट को ठीक होने देना था। इस समय के दौरान बहुत से लोग मारे गए थे और 3 मुख्य ग्रुप के कल्टीवेटर कुछ और करने के मूड में नहीं थे। पहले अपना एचपी ठीक करना बेहतर था। तीसरा कदम जू वुयान के स्वार्थ के साथ मिला हुआ था। ऊपर से ये 100 पॉइजन सेक्ट के रिसोर्स को मिलाकर पूरे सेक्ट की ताकत को वापस लाना था। असल में यह जू वुयान के फायदे के लिए था। अगर वहां क्या कोई ऐसे रिसोर्स थे जिनका इस्तेमाल जू वुयान ने पहले नहीं किया था 100 पॉइजन सेक्ट के लीडर के तौर पर, क्या वह उन्हें पहले इस्तेमाल करके बाद में वापस नहीं कर सकता था? अगर यह ठीक से किया जाता तो जू वयांग इससे बहुत सारे रिसोर्स और पैसा भी कमा सकता था और उन सभी को ब्रेक थ्रू स्टोन में बदल सकता था। एक बिजी दिन के बाद वह सीक्रेट स्टोन हॉल में लौट आया। जू वुयान अमर टेक्निक और मंत्रों को समझना जारी रखता था। बेशक उससे पहले एक और काम करना था और वह था अगले छोटे दायरे में जाना। पिछले 2 दिनों में 100 पॉइजन सेक्ट के शिष्यों की कोशिशों की वजह से जू वयांग नए सेक्ट मास्टर के तौर पर कामयाब हो गया था। उसने कई ऑर्डर भी दिए थे और बहुत सारे ब्रेक थ्रू स्टोन कमाए थे। ये ब्रेक थ्रू स्टोन जू वयांग के लिए परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी थे। ये सोचकर जू वुयान ने अपने शरीर में ब्रेक थ्रू स्टोन को और नहीं दबाया। उसने प्राइमोडियल दाव बीच का हिस्सा की जेड बुक घुमाए और उस अजीब शक्ति को सोखना शुरू कर दिया जो ऊपर उमड़ रही थी। क्विंटेसेंशियल एसेंस लेक, जो पहले से ही करीब 1000 मीटर लंबी थी, अजीब शक्ति के फिर से भरने से धीरे धीरे फैल गई। एक बार जब यह 1000 मीटर की बेड़ियों को तोड़ सकी तो इसका मतलब था कि जू वुयान का आधा पैर परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में था। जू वुयान बॉटलनेक के होने को साफ महसूस कर सकता था। उसने अपना पूरा ध्यान लगाया और दाओ चू की किताब में दिए गए अनुभव और तकनीकें उसके दिमाग में आ गईं। उसने धीरे धीरे ताकत जमा की, उस पल का इंतजार करते हुए जब वह बेड़ियों को तोड़ेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और उसके बीच के डेंटियन में क्विंटेसेंशियल एसेंस लेक भी बहुत धीमी स्पीड से फैलती गई। जैसे जैसे ये फैला, जू वुयान के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर दबाव भी बढ़ता गया और धीरे धीरे उसे लगा कि वह इसे सह नहीं पाएगा। खुशकिस्मती से इस समय पत्थर बनने की प्रक्रिया को तोड़ने की अजीब शक्ति जू वयांग के शरीर के सभी हिस्सों पर बह रही थी और उनकी रक्षा कर रही थी। साथ ही ये लगातार इन हिस्सों को पोषण और मजबूत कर रही थी, जिससे वे ज्यादा सख्त और लचीले बन रहे थे। इन हिस्सों में स्वाभाविक रूप से बीच का डेंटियन और 9 महान अमर मेरिडियन शामिल थे। हर सफलता मूल रूप से सीमाओं को तोड़ने की एक प्रक्रिया थी। ठीक इसी वजह से हर सफलता काफी खतरनाक थी। थोड़ी सी भी लापरवाही अमर साधक की मौत का कारण बन सकती थी। सौजहर संप्रदाय में दर्जनों लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक थे। हालांकि इतने सालों के बाद 10 से भी कम लोग ऐसे थे जो परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में कदम रख सकते थे। उनमें से हर एक सौजहर संप्रदाय का एल्डर कहलाने के लायक था। अगर जू वयांग की बेदाग दाव नींव और ब्रेक थ्रू स्टोन की मदद न होती तो शायद वह इतनी आसानी से रुकावटों को तोड़ नहीं पाता। फिर भी जू वयांग के लिए हर बार रुकावटों को तोड़ना आसान नहीं था। थोड़ी सी लापरवाही से मौत भी हो सकती थी। हालांकि दूसरे अमर साधकों की तुलना में जू वयांग के सामने जो खतरा था वह बहुत कम था। वह पूरी तरह से फोकस्ड था। जू वुयान उसमें डूबा हुआ था और उस पर जो दबाव पड़ रहा था वह और बढ़ता जा रहा था। वह रुकावट को तोड़ने के और करीब भी आ रहा था। इस दबाव के असर से उसके शरीर में असली सार शक्ति भी शुद्ध और शक्तिशाली हो गई थी। जिंदगी और मौत एक पतली लाइन लग रही थी और स्वर्ग और नर्क भी एक पतली लाइन थे। जब तक वे तेजी से आगे बढ़ सकते थे, स्वाभाविक रूप से एक विशाल आकाश होता। हालांकि अगर वे तेजी से आगे नहीं बढ़ पाते तो उनकी नींव खराब हो जाती और वे वहीं मर जाते। जू वयांग पहले ही चार्ज करना खत्म कर चुका था। पहले जमा किए गए फ्री ब्रेक थ्रू स्टोन्स के मुकाबले जू वुयान के पास फ्री ब्रेक थ्रू स्टोन्स की संख्या लगभग 5 अंकों की थी। अगर उसने अपने एरेडाओ को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी फ्रीडम ब्रेक थ्रू स्टोन्स इस्तेमाल नहीं किए होते तो जू वानहाओ के पास इस समय और भी ज़्यादा फ्रीडम ब्रेक थ्रू स्टोन्स होते। सच्चे सार की सफलता से प्रेरित होकर जू वुयान की मानसिक शक्ति में भी कुछ बढ़ोतरी हुई। आत्मा की झील की गहराई में और भी मानसिक क्रिस्टल दिखाई दिए। उसके शरीर का हर हिस्सा, जिसमें उसकी त्वचा, मांसपेशियां, हड्डियां, अंदरूनी अंग, निचला डेंटियन, 9 अमर मेरिडियन, मध्य डेंटियन शामिल हैं।
उसके गुण भी कुछ प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गए थे। इस समय जू वानहाओ की शारीरिक फिटनेस सौजहर संप्रदाय के किसी भी सिद्ध फाउंडेशन स्थापना साधक से कम नहीं थी। ये जानना चाहिए कि सौजहर संप्रदाय के दूसरे सिद्ध फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक असल में दशकों या सदियों से इसी दायरे में थे। इतने सालों के जमाव के बाद कोई भी उनके शरीर की फिजिकल फिटनेस का अंदाज़ा लगा सकता था। लेकिन जू वियांग अभी अभी आगे बढ़ी थी और उसकी फिजिकल फिटनेस पहले ही उनसे आगे निकल चुकी थी। एक आम मिडिल ग्रेड मैजिक वेपन शायद जू वियांग को ज़रा भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। 2000 मीटर से ज़्यादा के दायरे में प्राइमोडियल दाओ ट्रू एसेंस जू वुवान के शरीर में तेज़ी से बढ़ा और भड़क उठा। ये पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत और शुद्ध था। उसी लेवल के एक सिद्ध फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक की तुलना में भी जू वुवान का पलड़ा अभी भी भारी था। कई पुराने सिद्ध फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक जो झूठे कोर दायरे में आगे बढ़ने वाले थे, उनके मिडिल डेंटियन में सिर्फ लगभग 2000 मीटर की ट्रू एसेंस पावर थी। जू वुवान ने अभी अभी परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में कदम रखा था और उसका दाव बिगिनिंग क्विंटेसेंशियल एसेंस पहले ही 2300 मीटर के रेडियस तक फैल चुका था। कोई भी दोनों तरफ के बीच के बड़े फर्क का अंदाज़ा लगा सकता था। जब तक जू वुआंग फॉल्स कोर दायरे में घुसने वाला था, तब तक प्रिमोडियल दाओ क्विंटेसेंशियल एसेंस शायद लगभग 10,000 मीटर के रेडियस तक फैल सकता था या 10,000 मीटर को भी तोड़ सकता था। ये नामुमकिन नहीं था। ये सोचकर जू वुआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने अपने मौजूदा दायरे को स्टेबल करने और उसे एक और लेवल बढ़ाने के लिए तोड़ने से मिले ब्रेकथ्रू स्टोन्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। ब्रेकथ्रू स्टोन्स की इस लहर को एब्जॉर्ब करने के बाद जू वुआंग ने अपनी अचानक बड़ी ताकत के साथ एडजस्ट करना शुरू कर दिया और अपने मौजूदा दायरे को एक्सपीरियंस किया। वह लड़ाई के दौरान अपनी परेशानी से प्रभावित नहीं होना चाहता था। कुछ समय के एडजस्टमेंट के बाद जू वुआंग को अपनी ताकत का बेहतर अंदाज़ा हो गया था। इस समय भले ही उसने अपने कुछ ट्रम्प कार्ड जैसे हॉराइजन मून आर्ट, फ्लोइंग इल्यूसरी ड्रीम स्टेप्स या केओटिक ब्लेड विंड एब्सोल्यूट का इस्तेमाल न किया हो, वह आसानी से पूरे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म में जीत हासिल कर सकता था। भले ही वह एक फॉल्स कोर रेल्म कल्टिवेटर हो, जू वुआन फिर भी उन्हें हरा सकता था। अगर वह अपने मास्टर किए हुए अलग अलग ट्रम्प कार्ड और स्पेल का इस्तेमाल करता तो वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म में और भी ज़्यादा इनविंसिबल होता। फॉल्स कोर रेल्म में एक कल्टिवेटर को भी उसके सामने घुटने टेकने पड़ते और असल में उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं होती। ये कहना कोई बड़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेट इनविंसिबल था। अगर उसका सामना किसी गोल्डन कोर डाओइस्ट मास्टर से होता। जू वानहाओ ने अभी तक ये कोशिश नहीं की थी, लेकिन वह जाकर ग्रैंड एल्डर ओ यांगमिंग मिंगी को ढूंढ सकता था ताकि गोल्डन कोर स्टेज कल्टिवेटर की कॉम्बैट स्ट्रेंथ का अनुभव कर सके। जू वानहाओ ओ यांगमिंग को ढूंढने के लिए सीक्रेट पत्थर के हॉल से निकला। 2 घंटे बाद जू वयांग थोड़ा उदास होकर लौटा। अपनी अभी की ताकत के साथ वह पूरी ताकत लगाकर भी ओ यांगमिंग से नहीं लड़ सकता था। वह उसके बराबर भी नहीं खड़ा हो सकता था। ओ यांगमिंग के हाथों मारे जाने से पहले वह सिर्फ एक दर्जन चाल ही टिक पाता। बेशक अगर जू वयांग ने जवाबी हमला भी नहीं किया होता और सीधे भागने के लिए फ्लोइंग इल्यूसरी ड्रीम स्टेप्स का इस्तेमाल किया होता, तो बचने का चांस कम से कम 70% या उससे भी ज़्यादा होता। इसलिए भले ही जू वुआन और स्कोर स्टेज कल्टिवेटर का मुकाबला न कर पाती, फिर भी वह बच सकती थी। बेशक ये सिर्फ शुरुआती स्टेज के गोल्डन कोर कल्टिवेटर तक ही सीमित था, क्योंकि ओ यांगमिंग ने 800 से ज़्यादा सालों तक कल्टिवेट किया था और वह सिर्फ शुरुआती स्टेज का गोल्डन कोर कल्टिवेटर था। लेकिन ओ यांगमिंग ने जू वान्यू को गर्व से बताया कि भले ही वह सिर्फ एक शुरुआती स्टेज का गोल्डन कोर कल्टिवेटर था, लेकिन उसका गोल्डन कोर पहले ही एक बार टेम्पर हो चुका था, इसलिए वह एक फर्स्ट ईयर गोल्डन कोर कल्टिवेटर था। उसे शुरुआती स्टेज के गोल्डन कोर कल्टिवेटर में भी टॉप नॉच माना जाता था। इसके अलावा ओ यांगमिंग ने कई असाधारण धर्म मंत्रों और दिव्य कलाओं में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए चूंकि जू वुआन उससे इस हद तक लड़ सकता था, इसलिए बहुत कम शुरुआती स्टेज के गोल्डन कोर कल्टिवेटर थे जो उसे हरा सकते थे। भले ही उसका सामना कुछ कमज़ोर शुरुआती स्टेज के गोल्डन कोर कल्टिवेटर से होता, जू वयांग के पास फिर भी जीतने का मौका था। जब जू वानहाओ का सामना ओ यांगमिंग से हुआ तो उसने पूरी ताकत नहीं लगाई और कुछ तरकीबें छोड़ दीं। फिर भी ओ यांगमिंग को यकीन नहीं हुआ और उसे लगभग शक हो गया कि जू वानहाओ को कुछ महान मौके मिल गए हैं। खुशकिस्मती से जू वयांग के छिपने के बावजूद उसने जो कुछ भी बताया वह अभी भी एक निश्चित सीमा के भीतर था। यह इतना भी नहीं था कि लोगों को शक हो कि उसके पास कोई बहुत बड़ा खजाना है, नहीं तो जू वयांग बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। भले ही ओ यांगमिंग को उससे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उसे लगता था कि अगर जू वानहाओ ने कोई ऐसा खजाना निकाल लिया जिससे उसे बहुत मदद मिल सकती थी, तो ओ यांगमिंग दुश्मन बन जाएगा। एक बेवकूफ़ भी यह बात समझ जाएगा कि एक बेगुनाह आदमी के पास खजाना होने का गुनाहगार कौन है। बिना काफ़ी ताकत के हैरान करने वाले खजाने रखना बस मौत को बुलावा देना है।
बाहर वालों की तो बात ही छोड़िए, परिवार और दोस्त भी आप पर हमला कर सकते हैं। इस तरह की बातें कल्टीवेशन की दुनिया में बहुत बार हो चुकी थीं। इसलिए कुछ हद तक जू वयांग, जो एक परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर था, के पास पहले से ही इतनी लड़ने की ताकत थी कि वह गोल्डन कोर स्टेज के किसी दाओइस्ट मास्टर से कम नहीं थी। अगर यह बात फैल जाती तो यह पक्का पूरे सदर्न वेस्टलैंड को और उससे भी दूर तक हिला देती। जू वयांग ने अभी इसे सामने लाने की हिम्मत नहीं की। मोर की तरह अपनी पूंछ फैलाने के बजाय जू वुआन चुपचाप पैसा कमाना पसंद करती थी।